वेलकम टू द सेशन गाइस। माय नेम इज शुभम सूर्यवंशी और इस पर्टिकुलर वीडियो में एक वन शॉट डिस्कशन करने वाले हैं हम इस पर्टिकुलर यूनिट का, जिसमें ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशंस के बारे में बात की गई है। पूरे FPL फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सबसे ज़्यादा सिंपल यूनिट है ये। और इस पर्टिकुलर यूनिट में मैं आपको स्टार्टिंग से लेके अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एक एक करके करवाने वाला हूँ। इन सारे क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशंस भी बताऊंगा, आंसर्स भी बताऊंगा, किस तरीके से आप सिंपलेस्ट लैंग्वेज में इनके आंसर्स लिख सकते हो, मैं वो भी आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इस वन शॉट वीडियो को थोड़ा सा स्लो लग सकता है उन्हें, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ 1.5x की स्पीड में इस पर्टिकुलर वीडियो को देखिए। बिकॉज मैं थोड़ा सा धीरे ही पढ़ाने वाला हूँ। बिकॉज हो सकता है कोई बच्चा पहली बार सीख रहा हो, है ना, एग्जाम के 3 महीने 4 महीने पहले पढ़ रहा हो पहली बार, ये भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कोई बच्चा एग्जाम के एक दिन पहले देख रहा हो, तो आप अपने हिसाब से स्पीड बढ़ा लीजिएगा। 1.5x में थोड़ा सा आपको बेहतर लगेगा ये। ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये था कि जो आपने ये PYQs बना रखे हैं, इस PYQs की अगर एक PDF मिल जाती तो थोड़ा बेहतर हो जाता, क्योंकि PDF मिल जाती तो हम डायरेक्टली वहां से सॉल्यूशंस देख लेते, है ना। तो इसलिए मैंने एक काम और कर रखा है गाइस, है ना। मैंने क्या किया है कि मैंने इसकी पूरी PDF बना दी है सारे IMP क्वेश्चंस की, उसके सॉल्यूशंस की। ठीक है ना। सो होता क्या है कि आपने जो भी क्वेश्चंस देख रखे थे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इनमें आपको अपनी सिंपल भाषा में आंसर्स कैसे लिखने हैं, ठीक है, वो मैंने इन PDF में बना के डाल रखे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको इस भाषा का इस्तेमाल करना है, ऐसे आंसर लिखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में, तो आपका PYQ 2 बार पूछा गया है, ये भी बताया मैंने कितने बार पूछा गया है। ठीक है ना। तो इसमें किस तरीके से आपको क्या चीज़ 100% लिख के आनी है, कैसा आपको लिखना है आसान शब्दों में, ये मैंने पूरी एक PDF बना दी है। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर PDF में आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, वो मिल जाएंगे। तो अगर आप वन शॉट वीडियो नहीं देखना चाहते हो, आपको सिर्फ रिवीजन करना है, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इस PDF को एक्सेस कर सकते हो। PDF कहाँ मिलेगी? मेरा जो एप्लीकेशन है, आपको वहाँ पे जाना है, उसमें इस तरीके से आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए FPL नोट्स करके है। ठीक है ना। सो FPL के नोट्स को आप एक्सेस कर सकते हो। इसका प्राइस अभी 30 रुपीज़ है। कभी मैं 30 रखता हूँ, कभी 40 रखता हूँ, कभी 70-80 भी हो जाता है, 50-60 भी रहता है, डिपेंड्स। ठीक है ना। सो अभी इसका प्राइस 30 रुपीज़ चल रहा है, आप जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। जनरली 30-40 ही रहता है ना। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आपको आंसर्स, सॉल्यूशंस, सब कुछ देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। तो सिंपली यहाँ पे जाना, IMP PYQs एंड सॉल्यूशंस पे क्लिक करना। जो भी यूनिट आपको चेक करनी है, यूनिट नंबर 1 करनी है, यूनिट नंबर 2 करनी है, क्लिक करो और वहाँ पे पूरी ये PDF आपको मिल जाएगी, जिसमें मैंने सारे PYQs दे रखे हैं और उन PYQs के सॉल्यूशंस भी एक के नीचे एक बना रखे हैं, आप जाके एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। और एक सजेशन मेरा ये भी रहेगा कि आप सिंपली इन चीज़ों को अगर नोट्स के फॉर्म में देखना चाहते हो तो नोट्स भी है ना। PYQs एंड सॉल्यूशंस एग्जाम के पहले रिवीजन कर लो। अभी पढ़ाई कर रहे हो, नोट्स देखने हैं, तो आप जाके ऐसे नोट्स भी चेकआउट कर सकते हो। तो नोट्स थोड़े अलग तरीके से बनाए हैं सीखने के हिसाब से, तो तुम उसे भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है। दोनों चीज़ें मिल जाएगी फॉर दिस 30-40 रुपीज़ का प्राइस। ठीक है ना। अब आ जाते हैं हमारे वीडियो पे, जहाँ पे मैं आपको इन सारे सॉल्यूशंस को सिखाने वाला हूँ। ठीक है। तो जैसे मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप थोड़ा सा 1.5x की स्पीड में चला लीजिए, तो आपको सुनने में बहुत आसानी होगी। और जनरली थ्योरी पेपर में ऐसे ही होता है, थोड़ा सा मेरी बातों को सुन लोगे दिमाग में, तो उसके बाद तुम जब क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए जाओगे तो क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में खुद ही खुद इस वीडियो में जैसे मैंने बताया वैसे चलने लगते हैं। ठीक है ना। ओके, सो आई थिंक मैंने गलत खोल लिया कि नहीं, वन शॉट ही खोला हुआ है। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं गाइस। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें बात करनी है ऑपरेटर्स के बारे में। तो हमें इसको स्किप करना है क्या नहीं करना है, क्यों नहीं करना है? क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है, सो वापस चांसेस है कि दोबारा पूछ लेगा। ठीक है। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है ना। तो देखो यार, तुमने पहले भी ये चीज़ कर रखी होगी, जब आप दो नंबर्स को ऐड करते हो। ठीक है। जैसे मैं 2 और 3 को ऐड कर रहा हूँ, मुझे क्या मिल रहा है, 5। ठीक है। वैसे मैं 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है, 6। ठीक है ना। तो मैं जिन लोगों को इस्तेमाल करता हूँ, है ना, जैसे मैं यहाँ 2 और 3 का इस्तेमाल कर रहा हूँ, यहाँ पे भी 2 और 3 का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं जिन्हें इस्तेमाल करता हूँ उन्हें हम क्या बुलाते हैं, ऑपरेंड बुलाते हैं। ठीक है ना। सो दिस इज ऑपरेंड। ओके। और जिस ऑपरेशन को मैं यूज कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे एडिशन यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यूज कर रहा हूँ, इसके इसे हम क्या बुलाते हैं, ऑपरेटर। ठीक है। ये क्या होता है आपका, ऑपरेटर। ओके। सो ऐसे कौन कौन से ऑपरेटर हो सकते हैं, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है। डिवीजन ऐसा नहीं दिखता है हमारा C लैंग्वेज में, ये होता है डिवीजन। ठीक है। फिर रिमाइंडर फाइंड करने का हो सकता है, जिसको हम मॉड्यूलस बुलाते हैं या परसेंटेज बुलाते हैं, ये बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं।
प्लीज ध्यान रखिएगा कि ये जो इक्वल टू है ये एक ऑपरेटर नहीं है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि इज इक्वल टू को भी ऑपरेटर बोल देते हैं। ठीक है, तो इज इक्वल टू ऑपरेटर है क्या? जी नहीं, इज इक्वल टू ऑपरेटर नहीं है। ठीक है ना? ओके, इसको जनरली कैसे लिखा जाता है? ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है ना? तो और एक गलती बच्चे क्या करते हैं, ठीक है, पहले तो वो बोल देते हैं कि यार ये भी एक ऑपरेटर है, ये भी एक ऑपरेटर है। ठीक है, और बोल देते हैं कि ए बी और सी क्या है, तीनों ऑपरेंड है। ये चीज़ गलत है। पिछले सेमेस्टर में भी बहुत लोगों ने लिखा था, उन सबका आंसर काट दिया गया था। फिर मुझे आंसर शीट भेज भेज के बोल रहे थे कि सर क्या गलत लिख दिया, क्या गलत लिख दिया, समझो। सी ऑपरेंड नहीं होता है, ठीक है ना? और इज इक्वल टू ऑपरेटर नहीं होता है। ठीक है, तो इज इक्वल टू और उसके बाजू में जो चीज़ लिखी गई है कभी भी उसको ऑपरेटर या ऑपरेंड कंसिडर नहीं किया जाता है। ठीक है, आप ए प्लस बी लिख रहे हैं, आप ए मल्टीप्लाइड बाई बी लिख रहे हैं, आप ए डिवाइड बाई बी लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये और ये क्या है आपके ऑपरेंड। ठीक है, ये और ये क्या है आपके ऑपरेंड। ये जो आपने प्लस किया ये क्या है, ऑपरेटर। ये जो मल्टीप्लिकेशन किया है ये क्या है, ऑपरेटर। ये जो डिवीजन है ये क्या क्या है, ऑपरेटर। ये इज इक्वल टू क्या है, दोनों में से कुछ भी नहीं है। सी क्या है, दोनों में से कुछ भी नहीं है। इज इक्वल टू क्या है, दोनों में से कुछ भी नहीं है। डी क्या है, दोनों में से कुछ भी नहीं है। इज इक्वल टू क्या है, दोनों में से कुछ भी नहीं है। ई क्या है, दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो ये जो है तो होते हैं, ये कुछ नहीं होते हैं, ये दोनों ऑपरेंड्स होते हैं, ये ऑपरेटर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे गलती करते हैं इसलिए मेरा काम था बताने का। ठीक है ना? चलिए, अब इसकी अंग्रेजी हमें क्या लिखनी है थोड़ा देख लेते हैं। डिफाइन एन ऑपरेटर, सिंपल डेफिनेशन है कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर होते हैं और ए और बी क्या होता है, ऑपरेंड। सी डी और ई कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अंग्रेजी इसके कुछ इस तरीके से लिखनी है आपको कि जिन दोनों लोगों को आप ऑपरेट कर रहे हो उनको ऑपरेंड बुलाते हैं। जैसे ए और बी को आप ऑपरेट कर रहे हो, उसको, इन दोनों को ऑपरेंड बुलाएंगे, है ना? तो वही लिखा है कि ऑपरेटर्स आर सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट ऑपरेशंस। जैसे ये प्लस माइनस ये क्या है, सिंबल्स हैं जो ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये पहला वाला सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, दो लोगों के सम को रिप्रेजेंट करता है। ये वाला सिंबल दो लोगों के सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। उसी की अंग्रेजी लिखनी है हमको। ठीक है ना? अच्छा, दे आर बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऑपरेंड्स क्या होते हैं गाइस? ऑपरेंड्स में बेसिकली हम ये बोलते हैं कि जो वैल्यूज यूज हो रही है, ठीक है, उसको ऑपरेंड बुलाते हैं। द वैल्यूज एंड वेरिएबल्स यूज विद ऑपरेटर्स आर कॉल्ड एज ऑपरेंड्स, है ना? तो लोग सिर्फ इतना लिख के आते हैं एग्जाम में, 3 नंबर का क्वेश्चन रहता है, 1 नंबर मिलता है उनको। तुम बस थोड़ा सा ये अंग्रेजी लिख देना कि भाई जिन लोगों में ऑपरेट हो रहा है वो ऑपरेंड कहलाते हैं, जो ऑपरेशन किया जा रहा है, ठीक है ना, उसको हम ऑपरेटर बोलते हैं। ये एक सिंबल होता है जो बताता है। प्लस साथ ही साथ वो हमेशा एग्जाम्पल देने को बोलता है, तो हम एग्जाम्पल दे देंगे सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। और जैसे बोला था ए और बी क्या हो जाएंगे आपके, ऑपरेंड। और प्लस क्या हो जाएगा आपका, ऑपरेटर। वही चीज़ आपको अंग्रेजी में लिख देनी, ए और बी ऑपरेंड है आपके, ठीक है, और प्लस क्या है आपका, ऑपरेटर है। यही चीज़ पीडीएफ में भी आपको बताई गई है जो स्टार्टिंग में मैं बात कर रहा था। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, वहां से आप अपनी पीडीएफ जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, सो आगे बढ़ते हैं गाइस एंड लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ऑपरेटर्स के बारे में हमने पढ़ा। कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ ना, जरा शॉर्ट में आपको ये सारे ऑपरेटर्स दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है ना? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, आपका प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिविजन। ठीक है, ये आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होता है? रिलेशनल ऑपरेटर्स जो रिलेशन बताते हैं कि कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है, कौन किसके बराबर है, कौन ग्रेटर देन और इक्वल टू है, कौन लेस देन और इक्वल टू, ऐसे वाले। ठीक है ना? लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं आपके एंड वाला, ठीक है, या फिर और वाला, या फिर नॉट वाला, उस टाइप के होते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स भी कुछ कुछ एंड और टाइप के होते हैं, बस थोड़ा सा इसमें दोनों का रिप्रेजेंटेशन अलग होता है और थोड़ा बेसिक मीनिंग भी अलग होता है। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है ना? असाइनमेंट ऑपरेटर्स में बेसिकली हम असाइन करते हैं। तो इज इक्वल टू इज ऑल्सो एन असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इज इक्वल टू रिलेशनल ऑपरेटर भी होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर भी होता है। प्लस इसमें प्लस इज इक्वल टू करके भी एक चीज होती है, माइनस इज इक्वल टू की भी होती है, मतलब ऐड करके इक्वल टू करेंगे, माइनस करके इक्वल टू करेंगे, है ना, मल्टीप्लाई करके इक्वल टू करेंगे, ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। इन सबको थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन कैसे रखना बता दूंगा। इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ऐसे प्लस प्लस किया मतलब किसी चीज को 1 यूनिट से बढ़ाना है, ठीक है ना? और फिर माइनस माइनस किया मतलब किसी चीज को 1 यूनिट से कम करना है। तो इंक्रीमेंट वाले ऐड करना है, डिक्रीमेंट वाले माइनस माइनस करना है। ठीक है ना? स्पेशल ऑपरेटर, स्पेशल ऑपरेटर में कॉमा आ जाता है। स्पेशल ऑपरेटर में एक चीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइज ऑफ बोलते हैं। ठीक है ना? तो ऐसे करके आप बिल्कुल शॉर्ट में याद रख सकते हैं दिमाग में कि यार मुझे ये 7 ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ना है।
ठीक है ना। सातों ऑपरेटर्स अलग अलग काम करते हैं, है ना। बेसिक मैथमेटिक्स आप इसको बोल सकते हो, अरिथमेटिक वाले मतलब बेसिक मैथमेटिक्स वाले, ठीक है। रिलेशन वाले मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा वाले, ठीक है। ये एंड और वाले होते हैं, इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ लेंगे हम। असाइनमेंट वाले, है ना, इज इक्वल टू करना है, प्लस करके इज इक्वल टू करना है, माइनस करके इज इक्वल टू करना है, मल्टीप्लाई करके इक्वल टू करना है, डिवाइड करने के बाद में इक्वल टू करना है। तो एक ऑपरेशन भी होगा, एक से ज्यादा ऑपरेशंस भी होते हैं, ठीक है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में अगर मुझे किसी चीज को बढ़ाना है तो मैं प्लस प्लस करूंगा, किसी चीज को कम करना है तो मैं माइनस माइनस करूंगा, ठीक है ना। और ये और हो गया। तो शॉर्ट में याद रखो कि पूरा यूनिट आपका इसी के आसपास है, और दिस इज सबसे इजी यूनिट गाइस, ठीक है ना। तो जैसे ही ये यूनिट खत्म होगा, हमारी झोली में इसके पूरे नंबर मिलाएंगे, ठीक है ना। तो आई होप आप इसे 1.5x में देख रहे हैं, क्योंकि मैं इसे धीरे धीरे ही बताता हूँ, आप 1.5x में चला सकते हैं फॉर बेटर स्पीड गाइस, ठीक है। स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कि इन सातों ऑपरेटर्स में सबसे ज्यादा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो कहाँ से पूछे गए हैं, क्योंकि उसी हिसाब से हमें अपनी प्रिपरेशन रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, क्या हमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इससे ऑलरेडी 2 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले समझना है और दिमाग में रखना है, तो तुम कैसे रखोगे। तुम बोलोगे अर्थमेटिक मैंने देखा था ना सर, अभी अभी क्या करना पड़ता है, मुझे प्लस करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है, डिविजन करना पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, मॉड्यूलस करना पड़ता है, ठीक है ना। ये मॉड्यूलस या इसको परसेंटेज, ये बेसिकली क्या होता है ना, तुम्हारा रिमाइंडर निकालने के काम आता है, ठीक है ना। तो ये ऑपरेटर क्या करेगा, दो लोगों को डिवाइड करेगा और रिमाइंडर की वैल्यू देगा, ठीक है ना। तो रिमाइंडर कैसे निकालना तुमको पता ही होगा, थोड़ा और अच्छे से दिखा देंगे। तो ये बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स तुम्हारे यही होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई बोलता है कि तुम बताओ व्हाट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर, तो तुम्हें थोड़ी सी अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी, और उसने बोलेगा एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल तो आपके सारे यही हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के। एग्जाम में कैसे लिखना है, तो बहुत ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक टेबल दिखा रहा हूँ, उस टेबल को जरूर एग्जाम में बना के आइएगा, तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे थ्योरी में, ठीक है। ये वाला टेबल है कि एडिशन नाम का एक ऑपरेटर होता है, वो क्या करता है, दो लोगों को ऐड करता है, एग्जाम्पल 5 + 3। सब्ट्रैक्शन नाम का एक ऑपरेटर होता है जो दो लोगों को माइनस करता है, एग्जाम्पल 5 - 3। हमें पता सब कुछ होता है, लेकिन हमें भाषा क्या लिखनी है एग्जाम में वो इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से टेबल बना के थोड़ा सजाना है वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पेपर तुम्हारा थ्योरी वाला है, ठीक है। तो ये तो एग्जाम्पल की बात होगी, ये तुम्हें बनाना ही है। बट व्हाट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में बताइए। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो हम इन्हें क्या बोलेंगे कि ये आपके बेसिक मैथ के ऑपरेटर होते हैं, ठीक है ना। बेसिक मैथमेटिक्स ही तो होता है, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो ये आपके बेसिक मैथ के ऑपरेटर है, हमें इंग्लिश में भी यही लिखना है ना। तो इसका देखो अंग्रेजी क्या है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इन सी आर सिंबल्स यूज टू परफॉर्म बेसिक मैथ ऑपरेशंस, जैसे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। और ये टेबल बना दीजिएगा, बात खत्म, ठीक है। ये सिंबल्स होते हैं जो बेसिक मैथमेटिक को करने में हेल्प करते हैं, ये अंग्रेजी लिखना ही है, रट्टा नहीं मानना है कुछ, ठीक है। और एक बात, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमेशा देखने को मिलेगी, वो बोलता है कि यार वो बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है ना। किसी भी ऑपरेटर को वो बाइनरी बोलता है। ये बाइनरी शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको ऑलमोस्ट हर ऑपरेटर में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो हमारे जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं ना, ये बेसिकली बाइनरी होते हैं। बाइनरी का मतलब क्या होता है, देखो अगर मैं a + b कर रहा हूं, या मैं 2 + 3 कर रहा हूं, मैं कितने लोगों का इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं दो लोगों का इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है। दो मतलब बाइनरी। जब आप दो ऑपरेंड्स को यूज करते हैं तो आप बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर है, ठीक है। तो मैं जब भी मल्टीप्लिकेशन करता हूं मैं दो लोगों का इस्तेमाल करता हूं, जब भी मैं डिवीजन करता हूं मैं दो लोगों का इस्तेमाल करता हूं, बिकॉज मैं दो लोगों का इस्तेमाल करता हूं तो मैं इसे बोलूंगा बाइनरी ऑपरेटर। हर जगह जहां मैं दो लोगों का इस्तेमाल करूंगा वो सब बाइनरी ऑपरेटर रहेंगे। जैसे अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ 4 > 3, है ना, रिलेशनल ऑपरेटर्स, हम रिलेशनल ऑपरेटर देख रहे थे ना, उसमें ग्रेटर देन लेस देन होता है। तो मैं एक को दूसरे से कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना, रिलेशनल ऑपरेटर के थ्रू। तो दो लोगों का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब रिलेशनल ऑपरेटर भी क्या है, बाइनरी ऑपरेटर है। तो जब आपको एग्जाम आता है ना, तो एग्जाम में ये चीजें ध्यान रखा करो, और ये चीज अंग्रेजी में लिख दिया करो। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है हमको पता ही है, हमें बोलना है कि भाई बेसिक मैथ ऑपरेशंस करता है, और हर बार सिर्फ दो लोगों का इस्तेमाल करता है, इसलिए वो बाइनरी ऑपरेटर है। और इसके एग्जाम्पल्स हैं ये सारे के सारे, बस खत्म। यही चीज़ तुम्हें पीडीएफ में भी देखने को मिल जाएगी, तो पीडीएफ से इसको 1 2 बार रिवाइज कर लेना, और एग्जाम में ऐसे कैसा लिख के आ जाना, ठीक है। चलो, रिलेशनल ऑपरेटर हमने अभी भी देखा। तो
अब हम क्या करेंगे ना, हम पिछले वाले क्वेश्चन से इसका आंसर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या करते हैं। देखो, रिलेशनल ऑपरेटर्स दो लोगों के बीच में रिलेशन बताते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है। मतलब एक तो ये हो गया कि भाई कौन बड़ा है कौन छोटा है, फिर ये वाला हो गया, ये बताएगा ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में क्या आता है तुम्हारा, इज इक्वल टू वाला आता है, ठीक है। फिर आता है क्या, नॉट इज इक्वल टू वाला, कि भाई दोनों आपस में बराबर हैं दोनों आपस में बराबर नहीं है। फिर आता है कि दोनों ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला, फिर आता है लेस देन और इक्वल टू वाला। तो ऐसे छह होते हैं, ठीक है, आसान है। ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। बेसिक मैथमेटिक्स में तुम इन सबको पहले से पढ़ चुके हो, तो कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो तुम्हें पहले से पता रिलेशनल ऑपरेटर्स ये होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम क्या करोगे तुम, डेफिनेटली इस चीज को लिख के बताओगे कि ये साइन क्या बताता है, ग्रेटर देन का, ठीक है। ये साइन क्या बताता है, लेस देन का। ये साइन क्या बताता है, इक्वल टू का, ठीक है। तो ये चीज़ तो तुम लिख देना। साथ ही साथ में तुम्हें एक छोटी सी अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी। क्या अंग्रेजी रहेगी कि जैसे प्लस माइनस वाले क्या करते थे, बेसिक मैथ परफॉर्म करते थे, तो रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या करते हैं, ये बेसिकली हेल्प करते हैं कंपैरिजन में, है ना। ठीक है, दो लोगों के बीच में रिलेशन बताना है, मतलब दो लोगों को कंपेयर करना है मुझे, तो रिलेशन ऑपरेटर कंपैरिजन में हेल्प करेगा। तो पहला पॉइंट मुझे थोड़ा सा बताना है कंपैरिजन के बारे में। और दूसरा पॉइंट, क्योंकि ये भी क्या करेगा, दो लोगों का ही इस्तेमाल करने वाला है, तो मैं बोलूंगा कि ये भी एक टाइप का क्या होता है, बाइनरी ऑपरेटर होता है। तो जैसे मैंने कहा ना, कुछ भी रटना नहीं है, बड़े अच्छे से आप आसानी से लिख के बता सकते हो कि भाई मेरे को दो लोगों का कंपैरिजन करना है ना। और ये क्या है, एक बाइनरी ऑपरेटर है, दो लोगों को क्या करता है, कंपैरिजन करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। अब साथ साथ इसमें एक और चीज तुम बता सकते हो, ठीक है, कि जब आप कंपेयर करोगे तो आपको रिजल्ट कैसा मिलेगा। तो रिजल्ट आपको हमेशा क्या मिलेगा, ट्रू और फॉल्स में मिलेगा, ठीक है ना। ठीक है, रिजल्ट आपको हमेशा कैसा मिलेगा, ट्रू और फॉल्स में मिलेगा। ओके। तो कंप्यूटर किसी चीज को ट्रू कैसे बताता है, कंप्यूटर किसी चीज को ट्रू बोलता है जब आउटपुट में वो क्या देता है, वन देता है, ठीक है। और कंप्यूटर किसी चीज को फॉल्स का बोलता है जब वो आउटपुट में क्या देता है, जीरो देता है, ठीक है ना। तो आप सिंपल बोलोगे कि दो लोगों को कंपेयर करना है, और क्योंकि दो लोगों को कंपेयर कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है। साथ ही साथ में हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ट्रू और फॉल्स में मिलेगा, ठीक है ना। तो ट्रू मतलब वन, फॉल्स मतलब जीरो। बेसिक चीज है, आराम से समझ सकते हो। और अंग्रेजी कैसे लिखनी है, वही वही पंगा रहता है। लोग सोचते हैं कि मैं कुछ भी लिख दूंगा, कुछ भी लिखने से नंबर नहीं मिलते दोस्त। ऐसे लिखना पड़ेगा कि रिलेशनल ऑपरेटर्स ही क्या करते हैं, कंपैरिजन करने में काम आते हैं, ठीक है। क्योंकि ये लोग दो लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन्हें भी हम बाइनरी ऑपरेटर बोलेंगे। साथ ही साथ में हमको जो ये रिजल्ट देते हैं वो कैसे देते हैं, ट्रू और फॉल्स में देते हैं, ठीक है। और अगर तुम देखना चाहो इसे कि ये रिजल्ट किस तरीके से देते हैं, तो मैंने ना एक सिंपल सा कोड भी यहाँ पे लिख रखा था। मेरी आदत है थोड़ा बहुत मैं ज़रा कोडिंग वोडिंग लिख लेता हूँ, और वही चीज़ें तुम्हें एग्जाम में दिखाने की भी कोशिश करता हूँ, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। ओके। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स का कुछ एक आधा, हाँ देखो, दिस इज अ कोड विच आई हैज रिटन। और इस कोड से तुम्हें समझ में आएगा कि जो मैं कह रहा था ना कि आउटपुट कैसे मिलता है, ठीक है। जैसे अभी हमने कहा कि यार हमें किसी चीज़ का रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। तो सर आप जो कह रहे हो कि यार ये ट्रू और फॉल्स में आउटपुट देते हैं, ट्रू का मतलब आपने बोला कि वन होता है, ट्रू का मतलब, और फॉल्स का मतलब क्या होता है, जीरो होता है ना। तो ये एक्चुअल में प्रोग्राम में कैसे देखने को मिलेगा, उससे देख लो एक बार। तो अगर देख लोगे तो तुम्हें एग्जाम में भी याद आएगा और तुम बहुत आसानी से लिख पाओगे इस चीज़ को, ठीक है। तो एक बेसिक प्रोग्राम है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दो लोगों को कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। एक नंबर है मेरा फाइव, दूसरा नंबर है मेरा थ्री। तो बताओ फाइव थ्री के बराबर है क्या, नहीं है। तो आउटपुट में क्या मिलेगा मेरे को, फॉल्स मिलेगा। फॉल्स मिलेगा मतलब आउटपुट में क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, ठीक है। तो मैं अगर इस प्रोग्राम को रन कर दूं तो मैं इसका आउटपुट देखता हूँ, चलो, ठीक है। तो ओके, ज़्यादा ही बड़ा हो गया ये। देखो, जब ए और बी को मैं कंपेयर कर रहा था ना, ये देखो, चलो ए और बी को जब मैं कंपेयर कर रहा था, तो पहला कंपैरिजन था ए और बी आपस में बराबर है क्या, बताइए बराबर है क्या, नहीं है। तो आउटपुट में क्या मिल रहा है मेरे को, जीरो मिल रहा है। फिर सेकंड कंपैरिजन क्या था कि ए नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल का सिंबल होता है। तो बताइए ए नॉट इक्वल टू बी, हाँ जी सर नॉट इक्वल टू बी, तो आउटपुट में क्या मिला, वन। ए ग्रेटर देन बी, तीसरा वाला किसका चेकेंगे, ए ग्रेटर देन बी का। तो ए बी से बड़ा है क्या, ए फाइव है बी थ्री है, हाँ ए बी से बड़ा है। तो क्या मिला आउटपुट में, ट्रू। तो आउटपुट में क्या मिला है, वन। वैसे ए बी से छोटा है क्या, नहीं है, तो फॉल्स। ए बड़ा या उसके बराबर है क्या, हाँ, ठीक है। ए बड़ा छोटा है क्या, नहीं। इक्वल है क्या, नहीं। आउटपुट में क्या मिला, जीरो। तो ऐसे वन जीरो वन जीरो के फॉर्म में आपका जो कोड है वो आपको आउटपुट में देता है। ये रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में दिमाग में रखिएगा। वीडियो जब आप देखते हैं, वीडियो की चीज़ को आप दिमाग में रखिए, दिमाग में रखेंगे चीज़ें एग्जाम में ज़्यादा समय तक आपको याद रहेगी। ज़्यादा समय तक आपको याद रहेगी तो फिर अच्छा है ना, फिर आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है ना। चलिए,
अच्छा, अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत बार आपको ये बोलता है कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स का मतलब क्या है कि मुझे इन ऑपरेटर्स को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करके दिखाना है। मतलब मुझे हर ऑपरेटर के बारे में एटलीस्ट 2 से 3 लाइन लिखनी है, ठीक है ना। तो अगर मुझे हर ऑपरेटर के बारे में 2 से 3 लाइन लिखनी है तो सुनने में लगता है ये क्वेश्चन टफ होगा, बट क्वेश्चन बहुत ईजी है। तुम अगर हर ऑपरेटर के बारे में 2 से 3 लाइन लिखना चाहते हो, तुम्हें सेम लाइन बार बार लिखनी है। बताता हूँ कैसे। देखो, सबसे पहले हम इक्वल टू ऑपरेटर की बात करते हैं। देखो, हमें सबसे पहला पॉइंट वही लिखना है कि ऑपरेटर करता क्या है, ठीक है ना। तो अगर इक्वल टू ऑपरेटर है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि यार दोनों इक्वल है कि नहीं, है ना। तो क्या करेंगे, हम चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे कि इक्वल है कि नहीं, ठीक है ना। दूसरी चीज हम प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे हमेशा, जो हमने पहले भी देखी थी कि वो क्या है, एक बाइनरी ऑपरेटर है, ठीक है ना। और बाइनरी ऑपरेटर का मतलब क्या है, वो दो लोगों को कंपेयर करता है ना, दो, टू को कर रहा है, टू मतलब बाइनरी, ठीक है ना। सो दूसरे पॉइंट हमेशा बाइनरी लिखना है हमें। तीसरा पॉइंट क्या लिखना है, तीसरा पॉइंट हमें देना है कि रिजल्ट क्या देगा, ठीक है। तो अगर मैं इक्वल टू वाले का कंपेयर कर रहा हूं, तो अगर चीजें इक्वल आ गई तो रिजल्ट में क्या दे देगा, वो ट्रू दे देगा। और अगर चीजें नॉट इक्वल आई, ठीक है, तो रिजल्ट में क्या दे देगा, वो फॉल्स दे देगा, ठीक है ना। तो ध्यान से रटना नहीं, थोड़ा सा सांस लेना और देखना। इक्वल टू ऑपरेटर 3 चीजें, पहली चीज क्या करता, क्या है, बताएगा कि चेक करना है इक्वल है कि नहीं। हमेशा दो लोगों को ही चेक करना है, हर बार बाइनरी। तीसरा, कब ट्रू देगा, कब फॉल्स देगा। तो अगर इक्वल हो गए तो ट्रू देगा, नॉट इक्वल हुए तो फॉल्स देगा। अब देखो, ये हमने इक्वल टू की बात की ना। अब यही सेम चीज देखो नॉट इक्वल टू वाले में भी लिखनी है हमको। सबसे पहले क्या देखना कि चेक इक्वल। नॉट इक्वल टू भी क्या करता है, नॉट इक्वल है कि नहीं, ठीक है। तो चेक इक्वल की आगे क्या आएगा, चेक इफ दे आर नॉट इक्वल, ठीक है ना। क्या चेक करेगा, नॉट इक्वल है कि नहीं, ठीक है। फिर ऑब्वियसली सेकंड लाइन फिक्स है, ये भी बाइनरी है, बाइनरी बोलेंगे तो वो दो लोगों का इस्तेमाल करेगा, ठीक है। और फिर अगर नॉट इक्वल रहे तो वो ट्रू दे देगा, और अगर इक्वल रहे तो वो क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। वही 3 स्टेप। समझ रहे हो कितना आसान है। अब देखो, अब देखो, अब देखो, वापस चलते हैं, वापस चलते हैं। और आगे भी थे, और भी कंपेयर करने के, हाँ जी और भी थे, ठीक है ना। देखो, सारे ऑपरेटर्स में हमें यही ये चीजें लिखनी है, ठीक है। ऑपरेटर में चेंज करता हूँ अभी, ठीक है। मैं ले आता हूँ तुम्हें कहाँ पर, ग्रेटर देन ऑपरेटर पे। तो अगेन उस पर भी क्या देखोगे, ग्रेटर देन ऑपरेटर क्या करता है कि चेक, अगर लेफ्ट वाला राइट साइड वाले से ज्यादा है तो लेफ्ट वाले को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेंड वन। और राइट वाले को क्या बोलते हैं हम, ऑपरेंड टू, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे भैया, चेक करना है इफ ऑपरेटर वन इज मोर देन ऑपरेंड टू, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट वही है, बाइनरी ऑपरेटर, थर्ड ऑपरेटर, थर्ड ट्रू कब देगा, इफ ऑपरेंड वन इज ग्रेटर, है ना, या इफ लेफ्ट वाला इज मोर देन राइट वाला तो वो क्या दे देगा, ट्रू। और इफ लेफ्ट वाला इज लेस देन राइट वाला तो क्या दे देगा, फॉल्स। नीचे वाले में इसी का उल्टा कर देंगे, चेक इफ दिस इज लेस देन दिस, बाइनरी रहेगा। लेफ्ट वाला अगर लेस है तो ट्रू दे देगा, लेफ्ट वाला अगर मोर है तो क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। तो वही सेम भाषा को बार बार लिखना पड़ता है, समझ में है, और हर बार एक एग्जाम्पल दे देना पड़ता है, ठीक है। तो आप जरा इसको पीडीएफ में से एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और ध्यान रखिएगा कि ये सब कुछ रटना नहीं है। हमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि मुझे 3 चीजें लिखनी पड़ती है, ठीक है। पहला, वो ऑपरेटर क्या करता है। दूसरा, हमेशा, क्योंकि सारे ऑपरेटर बाइनरी है तो वो भी ऑपरेटर बाइनरी रहेगा, वो भी दो लोगों का इस्तेमाल करेगा। और तीसरा, वो ऑपरेटर कब ट्रू देगा और कब फॉल्स देगा। ये ट्रू फॉल्स वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर अगर देख रहा है कि तुमने ये ट्रू फॉल्स वाली चीज नहीं लिखी है, वो नंबर काटेगा तुम्हारे, ठीक है ना। तो हर बार रिलेशनल ऑपरेटर्स में ये 3 चीज ध्यान से लिखना है एग्जाम में। कैसे लिखना है, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, वहां से आप इसकी पीडीएफ उठा लो। स्टेप बाय स्टेप लिख के बताया हुआ है, थोड़ा सा वन शॉट से सुना, थोड़ा सा पीडीएफ से देखा, दिमाग में आंसर बन गया। डिट्टो यही चीज, सेम टू सेम यही चीज लिख देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले वाले ऑपरेटर की तरफ। अगला ऑपरेटर है आपका लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। अब देखो लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। लॉजिक ऑपरेटर, ध्यान रखना, दो चीजों के बीच में लॉजिक ढूंढने में हेल्प करता है आपको, ठीक है। इसके थोड़े एग्जाम्पल दिखाता हूं तो वहां से तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये लॉजिकल ऑपरेटर एग्जाम में सबसे पहले तो 2 बार पूछा हुआ है। उसके बाद ये जो लॉजिकल ऑपरेटर है ना, ये बेसिकली क्या करता है कि हमेशा आपको एग्जाम्पल देने को बोलता है। और बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चे एग्जाम्पल लिख के नहीं आते हैं, बिकॉज बहुत सारे बच्चों के पास तो बुक ही नहीं है। और जिन लोगों ने कहीं इधर उधर से नोट्स खरीद के रखे हैं उसमें बहुत हाई फाई एग्जाम्पल लिखे होते हैं या रट्टाफिकेशन वाला काम रहता है। तो ये आंसर बहुत लोग गलत करके आते हैं, और फिर मुझे आंसर शीट भेज के बोलते हैं कि सर हमको नंबर कम क्यों मिले। बेटा कम इसलिए मिले क्योंकि तुमने ढंग से लिखा नहीं था वहां पे चीजें।
तो अभी देखो ढंग से लिखना कैसा है। तुम्हें हर एक ऑपरेटर का एग्जाम्पल लिख के दिखाना है। तुम्हें इस ऑपरेटर के बारे में भी बताना है, इसका एग्जाम्पल लिखना है। इस ऑपरेटर के बारे में बताना है, इसका एग्जाम्पल भी लिखना है। इस ऑपरेटर के बारे में बताना है, इसका एग्जाम्पल भी लिखना है। तो पहले मैं तुम्हें इन तीनों ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा, और फिर तुम्हें मैं इनके एग्जाम्पल भी लिख के बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले ऑपरेटर का एक एग्जाम्पल दिखा देता हूं, ताकि तुम्हें समझ में आए कि चीजें वर्क कैसे करती है। ठीक है। तो एक सिचुएशन तुम्हें इमेजिन करना है, उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा। मान लो कि तुम्हें कॉलेज से डिग्री का सर्टिफिकेट लेना है। ठीक है। और कॉलेज से तुम्हें डिग्री का सर्टिफिकेट लेना है, तो तुम्हें दो चीजें चाहिए। ठीक है, क्या क्या चीजें चाहिए? कि स्टूडेंट को सारे असाइनमेंट करके देने पड़ेंगे, जो तुमसे वो इतना लिखवाते हैं। और फिर स्टूडेंट को टेस्ट भी पास करना पड़ेगा। अगर स्टूडेंट सारे असाइनमेंट दे देगा और सारा टेस्ट भी पास कर देगा, तो हम उसको सर्टिफिकेट दे देंगे। ठीक है ना? मतलब मुझे दोनों चीजें करनी है। मुझे मेरा टेस्ट भी पास करना है, और मुझे मेरे असाइनमेंट भी कंप्लीट करना है। और मैं जब दोनों चीजें कर लूंगा, तब जाके मुझे क्या मिलेगी? डिग्री मिल जाएगी। ठीक है ना? तो अब मैं क्या बोलूंगा ना इसको, कि किसी भी चीज को ट्रू और फॉल्स कैसे बोलते हैं? कंप्यूटर की भाषा में ट्रू का मतलब होता है 1, और कंप्यूटर की भाषा में फॉल्स का मतलब क्या होता है? 0। तो मैं अगर टेस्ट को 1 बोल रहा हूँ और असाइनमेंट को भी 1 बोल रहा हूँ, मतलब मैंने टेस्ट भी दे दिया है, और मैंने टेस्ट भी पास कर लिया है, और मैंने असाइनमेंट भी दे दिया है ना। मैं इसको पास टेस्ट लिख देता हूँ। ठीक है ना? और मैं सबमिट असाइनमेंट लिख देता हूँ इसको। ठीक है ना? और इसको क्या बोल देता हूँ? गेट डिग्री। तो मैंने पासिंग टेस्ट भी किया है, सबमिट असाइनमेंट भी किया है। ठीक है ना? तो मुझे दोनों किया है, तो क्या मिलेगा? मुझको डिग्री मिल जाएगी। पर अगर मैंने पासिंग टेस्ट किया है बट असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है, मतलब कुछ नहीं किया है, तो फॉल्स मतलब 0, तो मुझे डिग्री मिलेगी क्या? नहीं। क्योंकि मुझे बोला गया था कि दोनों करोगे तब मिलेगी, है ना? तो कोई भी रिजल्ट ट्रू कब माना जाता है? जब दोनों स्टेटमेंट्स क्या होंगे? ट्रू होंगे। तो जो ये पहला वाला ऑपरेटर है ना, एंड ऑपरेटर, वो ऐसे ही काम करता है कि जब दोनों रिजल्ट ट्रू होंगे, तभी जाके वो आपको बोलेगा कि आपका काम हम अप्रूव कर रहे हैं। आपने दोनों चीज की है, तो आपका काम अप्रूव्ड है। आपने एक ही चीज की है, दूसरी चीज नहीं की है, तो आपका काम अप्रूव्ड नहीं है। आपने पहली वाली चीज नहीं की है पर दूसरी वाली चीज कर रखी है, तो भी आपका काम अप्रूव्ड नहीं है। और आपने दोनों काम नहीं किए हैं, तो डेफिनेटली आपका काम अप्रूव्ड नहीं है। ठीक है? तो आपका काम अप्रूव्ड तभी होगा जब आप दोनों काम को खत्म करेंगे। ठीक है? तो ये एग्जाम्पल बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है गाइस, और एग्जाम में भी आपको एग्जाम्पल प्रोवाइड करने के लिए बोलता है, तो लॉजिकल एंड में तुम्हें यही एग्जाम्पल प्रोवाइड करना है। प्लस साथ ही साथ कई बार तुमको बोलता है कि आप इसका ट्रूथ टेबल बना के दिखाइए। तो ये जो मैंने अभी अभी आपके सामने टेबल बनाया है ना, इसी टेबल को हम क्या बुलाते हैं? ट्रूथ टेबल। ठीक है ना? सच्चाई का टेबल है ये। ओके। सो बेसिकली ट्रूथ टेबल क्या करता है ना, ट्रूथ टेबल आपको हेल्प करता है बताने में कि यार ये किसका ट्रूथ टेबल है? एंड का। अच्छा, किसी किसी को अगर थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो जरूरी नहीं है कि आप अपनी कंडीशंस को ऐसा ही लिखें। ठीक है ना? आप सिंपल ऐसा बोल सकते हैं कि यार बिकॉज आप स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हो, तो आप बोलोगे स्टेटमेंट नंबर 1, और यहाँ पे आप बोल दोगे स्टेटमेंट नंबर 2, और यहाँ पे आप क्या बोल दोगे? रिजल्ट। ठीक है? तो दोनों स्टेटमेंट हो गए, तो रिजल्ट सही है ना? एक ही हुआ है तो भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, है ना? दोनों नहीं हुए तो रिजल्ट तो नहीं मिलेगा। और कई बार इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इसको एक्स लिख देगा, इसको वाई लिख देगा। और एंड का मतलब क्या है? कि आप एंड ऑपरेटर लगा रहे हैं। ठीक है? तो अगर जब ऑपरेटर लगाते हो, तो आप उसको ऐसे लगाते हो। ठीक है ना? तो इसका मतलब उसको ऐसे लिखना पड़ता है, एक्स एंड वाई। समझ में आया? तो अगर आपने एक्स एंड वाई लगाया है, मतलब आपने एंड लॉजिकल एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है, तो उसके हिसाब से रिजल्ट लिखने पड़ेंगे। ठीक है? समझ में? बहुत बढ़िया। ठीक है ना? अब इसके साथ साथ थोड़ी सी और एक अंग्रेजी रहती है, जो ये वाली रहती है आपकी। ठीक है? इसको एक बार पढ़ के देख लीजिएगा। ये बेसिकली किसके बारे में है? ये एग्जाम में नहीं पूछा गया है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली उसने बोला कि लिस्ट करो लॉजिकल ऑपरेटर्स को। ये लॉजिकल ऑपरेटर की डेफिनेशन है। तो कल को अगर उसने बोल दिया कि डिफाइन लॉजिकल ऑपरेटर, तो डिफाइन में आप ये लिख सकते हो कि लॉजिकल ऑपरेटर इन सी क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं, है ना? दो स्टेटमेंट्स रहते हैं, दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करेंगे। अब कंबाइन करने के लिए वो ये वाला तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, जिसमें दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। कंबाइन करने के लिए वो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और में क्या होगा? दोनों में से एनी वन ट्रू। ठीक है ना? ठीक है, इसमें क्या होता है? एनी वन स्टेटमेंट इज ट्रू, तो भी आपका काम चल जाएगा। इस वाले में क्या लगता है? एंड में बोथ स्टेटमेंट्स हैव टू बी ट्रू। ठीक है ना? तो
लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या करते हैं, वो कंबाइन करते हैं कंडीशंस को और कंबाइन करके डिसीजन लेते हैं। ये वाला ऑपरेटर कंबाइन करेगा तो बोलेगा दोनों ट्रू होगा तभी दूंगा, ये वाला ऑपरेटर डिसीजंस को कंबाइन करेगा तो बोलेगा कि भाई दोनों में से कोई एक ऑपरेटर ट्रू हो जाएगा तो भी मैं ट्रू दे दूंगा, ठीक है ना। ओके, सो यही सिंपल सी भाषा है। और रिजल्ट हमेशा, रिटर्न्स हमेशा 0 और 1 में मिलते हैं हमको, जैसे हमने अभी भी देखा, ठीक है। मैंने लॉजिकल एंड आपको बताया, इसका एग्जाम्पल कैसे लिखना है मैंने वो भी बता दिया। ऐसे ही मैं आपको लॉजिकल और भी बता देता हूँ और उसका भी एग्जाम्पल दिखा देता हूँ और उसका ट्रूथ टेबल भी बता देता हूँ, ठीक है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि तुम्हें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं से इसका ट्रूथ टेबल देख सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ था, एनी वन ट्रू। एनी वन ट्रू मतलब क्या, जैसे यहाँ बोल रहा हूँ मैं स्टेटमेंट नंबर 1, यहाँ बोल रहा हूँ मैं स्टेटमेंट नंबर 2 और यहाँ बोल रहा हूँ मैं रिजल्ट, ठीक है। तो अगर ये वाला ट्रू है और ये वाला फॉल्स है तो भी हमें क्या दे दिया जाएगा, ट्रू। ये वाला फॉल्स है, ये वाला ट्रू है तो भी क्या दे दिया जाएगा, ट्रू। ये वाला और ये वाला दोनों ट्रू है तो भी क्या मिलेगा, ट्रू। जब दोनों फॉल्स है तो क्या मिलेंगे, फॉल्स। इसका मतलब क्या होता है कि कॉलेज बोल रहा है कि भाई देखो, कोई भी चीज अगर तुम कर दोगे, तुम असाइनमेंट सबमिट कर दोगे तो भी तुम्हें डिग्री दे देंगे, तुम पेपर पास कर दोगे तो भी तुम्हें डिग्री दे देंगे, है ना। मतलब दोनों में से कोई एक काम भी तुमने कर दिया है ना तो तुम्हें डिग्री दे देंगे, ठीक है। तो ये उसका ट्रुथ टेबल हो गया। ओके, आप चाहें तो और अच्छे से देख सकते हैं, ये एंड का ट्रुथ टेबल बना के दिखाया हुआ है मैंने, और वैसे ही ये और का ट्रुथ टेबल है, ठीक है। और में आपने देखा कि दोनों में से कोई भी एक अगर 1 होता है तो आपको 1 मिल जाता है, दोनों ना है तो ही 0 मिलेगा। हालांकि एग्जाम्पल आपको इसमें वापस से कॉलेज वाला नहीं देना है, आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देना है, ठीक है। ये एग्जाम्पल क्या है कि आपने सोचा है कि आप पार्क जाएंगे। कब जाएंगे पार्क, आप वीकेंड पे पार्क जाएंगे, ठीक है ना। अभी वीकेंड क्या होता है, अभी सैटरडे भी आपका वीकेंड होता है, संडे भी आपका वीकेंड होता है। मतलब सैटरडे हुआ तो भी आप पार्क जा सकते हैं, संडे हुआ तो भी आप पार्क जा सकते हैं। तो आप क्या बोलोगे, भैया सैटरडे है और संडे है और ये क्या हो गया आपका, पार्क हो गया। तो भैया सैटरडे हो या संडे हो, सैटरडे है तो भी चलेगा, संडे है तो भी चलेगा, मतलब ऑब्वियसली बात है सैटरडे संडे दोनों जगह पार्क जाएंगे। भैया सैटरडे है पर संडे नहीं है, जाएंगे ना पार्क को। सैटरडे नहीं है पर संडे है, नहीं जाएंगे पार्क, जाएंगे पार्क को, सॉरी। ना ही सैटरडे है ना ही संडे है, पार्क नहीं जा सकते, ठीक है ना। मंडे ट्यूसडे नहीं जाएंगे, मतलब दोनों में से कोई एक भी अगर सैटरडे या संडे पड़ गया तो तुम पार्क को चले जाओगे, ठीक है ना। ओके, सो अगर किसी को ये 0 वाला समझने में दिक्कत हो रही है कि भैया सैटरडे संडे दोनों हैं, ठीक है ना। बेसिकली हम कहना ये चाह रहे हैं कि भाई इसका नाम है सैटरडे और 1 का मतलब होता है ट्रू, और इसका नाम है संडे और 1 का मतलब होता है ट्रू। तो अगर 1 लिखा है सैटरडे के नीचे मतलब सैटरडे है, संडे के नीचे बनेगा संडे है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ट्रू। इधर का 1 का मतलब क्या है कि सैटरडे है, 0 लिखना मतलब संडे तो नहीं है, संडे नहीं है मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे कुछ भी हो सकता है, बट हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हमने देखा कि यार इधर तो सैटरडे मिल गया ना, तो मैं पार्क जाएगा, बात खत्म, ठीक है। तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है आपको, डिटेलिंग में उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, सिर्फ पहले ये रखना है कि भैया दोनों में से कोई एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो गया, एटलीस्ट वन स्टेटमेंट इज ट्रू, हम उसको अलाउ कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे भी वही लिखा है कि आई विल गो टू द पार्क इफ इट इज सैटरडे और संडे, ठीक है। थोड़ी अंग्रेजी है, ये पीडीएफ में अवेलेबल है। पीडीएफ कैसे मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, वहाँ क्लिक करो, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, पीडीएफ चेकआउट करो। हाँ, ये लॉजिकल नॉट ऑपरेटर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड वाला ऑपरेटर है ये, इसको लॉजिकल नॉट बुलाते हैं। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर क्या करता है, ये लॉजिकल नॉट ऑपरेटर ना चीजों को उल्टा करता है, मतलब ट्रू को फॉल्स करता है, फॉल्स को ट्रू करता है। तो उसका ट्रूथ टेबल बहुत ईजी है, अगर कोई चीज 0 है तो वो क्या बना देगा, 1 बना देगा, कोई चीज 1 है तो क्या बना देगा, उसको 0 बना देगा, ठीक है ना। अब इसका यूज ना बहुत अच्छा कहाँ पर आता है, तुमने रियल लाइफ में देखा होगा, तुम कभी कभी जीमेल तुम्हारा लॉगिन करने जाते हो। अब अगर पहले से जीमेल लॉग्ड इन है तो जीमेल खुल जाएगा, तुम आगे बढ़ जाओगे। लेकिन अगर जीमेल पहले से लॉग्ड इन नहीं है तो तुम्हें क्या बोलता है कि प्लीज लॉग इन। तो लॉजिकल नॉट को ऐसे ही यूज किया जाता है। लॉजिकल नॉट में क्या बोल रहा है कि अगर स्टेटमेंट है द यूजर इज लॉग्ड इन, ठीक है ना, मतलब अगर यूजर पहले से लॉग्ड इन है, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। और इस पे मैंने क्या लगा दिया, मैंने इस पे लॉजिकल नॉट लगा दिया, ठीक है ना। सो लॉजिकल नॉट का मतलब क्या है कि अगर यूजर लॉग्ड इन है, ये स्टेटमेंट अगर गलत हुआ, है ना, मतलब तुम अपने अपना सिस्टम खोला और सिस्टम में तुमने डाला जीमेल, तुम पहले से लॉग्ड इन नहीं थे, ठीक है। तो यूजर इज लॉग्ड इन, ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या, नहीं, तुम पहले से लॉग्ड इन नहीं थे, नहीं थे। तो क्या होगा, सिस्टम तुम्हें बोलेगा कि प्लीज लॉग इन इसको शो करना शुरू कर दो, ठीक है। तो ऐसे किया जाता है कि यूजर इज लॉग्ड इन,
इसका इस पे लगा देते हैं वो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का मतलब क्या है कि अगर यूजर पहले से लॉग्ड इन नहीं है, ठीक है, तो यूजर को बोला जाएगा, तो कंप्यूटर बोलेगा कि भाई ये स्टेटमेंट क्या हो रहा है, गलत प्रूफ हो रहा है, ठीक है ना, मतलब इसमें क्या हो रहा है, नो हो रहा है। नो हो रहा है तो क्या करिए कंप्यूटर जी, आप उसको यस बना दीजिए। यस कैसे बनाएंगे, कंप्यूटर जी बोलेंगे कि चलो भैया फटाफट से लॉगिन करो। ये इसका मीनिंग है, आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, या मैंने जो यहाँ भाषा लिखी है उसको पढ़ के आप एज इट इज लिख सकते हैं एग्जाम में। एक दो बार रीड करके देखिएगा, बड़ा आसान सी चीज़ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। बिटवाइज ऑपरेटर्स, देखो ये बिटवाइज ऑपरेटर्स इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जाम में दो बार पूछा जा चुका है, और मैं 100% श्योर हूं कि ये आगे भी और पूछेगा आपसे, ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर्स, ठीक है ना। तो बिटवाइज ऑपरेटर्स कहने के लिए हमारे पास में टोटल 6 बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं, बट हमें ये पूरे 6 बिटवाइज ऑपरेटर्स पढ़ने हैं क्या, नहीं पढ़ने हैं। हमें एग्जाम में कभी भी पूरे 6 बिटवाइज ऑपरेटर्स नहीं पूछेगा वो, ठीक है। तो हमें कोई भी 3 बिटवाइज ऑपरेटर्स पढ़ लेने हैं, क्योंकि वो हर बार 3 ही बिटवाइज ऑपरेटर्स पूछता है। और वो 3, ये पहले के 3 होते हैं। अगर आप तुम ये पहले के 3 बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ के जाओगे ना तो बहुत बढ़िया रहता है। क्यों रहता है बताता हूं मैं। तुमने अभी अभी क्या पढ़ा, तुमने अभी अभी लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो लॉजिकल एंड पढ़ा तुमने अभी, ठीक है, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। फिर तुमने लॉजिकल क्या पढ़ा, और पढ़ा, ठीक है ना, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर तुमने लॉजिकल नॉट पढ़ा। तो जैसा लॉजिकल एंड होता है ना, वैसा ही बिटवाइज एंड होता है। जैसा लॉजिकल और होता है वैसा ही बिटवाइज और होता है। बस बिटवाइज एंड में एक ही एंड का इस्तेमाल होता है, और लॉजिकल वाले एंड में दो एंड का इस्तेमाल होता है, ठीक है। बिटवाइज और में एक ही स्ट्रेट लाइन का इस्तेमाल होता है, लॉजिकल और में दो स्ट्रेट लाइंस का इस्तेमाल होता है। तो दोनों का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है, पहली चीज। दूसरी चीज, मीनिंग इनका सेम है। अब मीनिंग सेम होने से क्या हो जाता है ना, थोड़ी सी अंग्रेजी को बदल के तुम इसका आंसर लिख सकते हो। तो अगर तुमने लॉजिकल सीख लिया, तुमको पता है एंड का मीनिंग क्या है, तो अगर लॉजिकल वाला पूछेगा तुमसे तो जो थोड़ी देर पहले दिखाया मैंने वो एग्जाम्पल्स लोगे और उसको लिखोगे एग्जाम में, ठीक है। लेकिन अगर बिटवाइज वाला आपसे पूछेगा, तो बिटवाइज वाले में लॉजिकल का आंसर नहीं लिख सकते तुम। बिटवाइज वाले में जो आंसर लिखना है तुम्हें वो ये लिखना है, एज इट इज लिख के आ जाना एग्जाम में, ठीक है। फर्क क्या है, फर्क यह है कि बिटवाइज ऑपरेटर क्या करता है, वही सेम ऑपरेशन करता है लेकिन उसको बिट बाय बिट करता है। जो लॉजिकल एंड करता है वही सेम काम करता है बिटवाइज, लेकिन उसको बिट बाय बिट करता है, और यही लिखना है चीज, ठीक है। मतलब हर एक चीज को वो जीरोस एंड वंस में करता है, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। 6 बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं, बट हमें सिर्फ 3 सीख के जाने, तो ये 3 हमने सीख लिए। तो बिटवाइज एंड क्या करेगा, बिटवाइज एंड वही काम करेगा कि दोनों चीजें ट्रू होनी चाहिए, है ना, लेकिन वो उस चीज को बिट बाय बिट करेगा। तो वही चीज लिखा है कि ये क्या करेगा, दो नंबर्स को लेगा, है ना, एंड ऑपरेशन उसमें अप्लाई करेगा। इट डज द एंड ऑपरेशन ऑन द टू नंबर्स, जिनको हम कहते हैं उनको ऑपरेंड बुलाते हैं, तो उसकी भाषा लिखिए। और वो ये ऑपरेशन कैसा करेगा, बिट बाय बिट करेगा। और रिजल्ट में अगेन आपको 1 देगा, अगर दोनों ही बिट्स क्या मिलेंगे, 1 मिलेंगे। तो वही एग्जैक्टली सेम है जो हम पहले कर रहे थे, लेकिन एग्जाम्पल वो वाले नहीं देने हैं। वो वाले एग्जाम्पल देने की जगह हमें बस इस भाषा में इसको लिख देना है कि भाई बिटवाइज एंड भी सेम ऑपरेशन करेगा, जिसमें वो दो ऑपरेंड्स को कंपेयर करेगा, और वो उसमें एंड वाला काम करेगा बिट बाय बिट। वैसे ही बिटवाइज और क्या करेगा, वही चीज दो ऑपरेंड्स को उठाएगा और वाला काम करेगा, लेकिन वो काम उसको बिट बाय बिट करना है, ठीक है। दोनों में से किसी एक में भी 1 आ गया तो फाइनल आंसर क्या दे देगा, 1 दे देगा, ठीक है। और इस हिसाब से एक्स और का पढ़ लेना, काम हो जाएगा। इसमें कोई ट्रुथ टेबल वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अगर पूछता भी है तो तुम वो एंड और वाले ही ट्रुथ टेबल बना सकते हो। और जनरली मैंने देखा है कि वो लॉजिकल वाला ना पूछ के बिटवाइज वाला पूछ लेता है, तो बच्चे डर जाते हैं कि अरे बिटवाइज पूछ लिया। देखो वही शब्द लिख रहे हैं, थोड़ी सी अंग्रेजी में डिफरेंस है, घुमा के लिखिए, पढ़ लेना। ये आसान भाषा में मैंने बना दिया है। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन के लिंक है, वहां से कर लो। और प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, अभी फटाफट से लाइक तो कर दो, बहुत मेहनत से बना रहा हूँ वीडियोस ठीक है ना। अगला है असाइनमेंट ऑपरेटर। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये असाइनमेंट ऑपरेटर गाइस, ठीक है ना। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ, इतना ईजी है ना ये। मैंने कंप्यूटर में एक प्रोग्राम लिखा जिसमें मैंने बोला कि x नाम का एक इंटीजर मैंने बना दिया। फिर मैंने बोला कि मैं x को एक वैल्यू दे देता हूँ कितनी, 10, ठीक है ना। फिर मेरा मन किया कि यार मुझे x की वैल्यू को बदलना है, ठीक है ना, तो मैंने बोल दिया, बना दिया उसकी वैल्यू को x इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। अब पुरानी वैल्यू क्या थी x की, 10 थी। न्यू वैल्यू कितनी होगी x की, 3 हो गई, ठीक है ना। मैं
एक्स इज इक्वल टू 3 लिख रहा हूं ना, तो मैं एक तरीके से क्या कर रहा हूँ, एक्स की वैल्यू को असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो इक्वल टू होता है ना, इसी को हम क्या बुलाते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, समझे, है ना। जैसे एक्स इज इक्वल टू 3 बोला, तो ये इक्वल टू क्या है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर जो 3 की वैल्यू एक्स को असाइन कर देगा। समझ गए, बहुत बढ़िया। और भी होते हैं क्या ऐसे के? हाँ जी, और भी होते हैं। एक होता है जो प्लस इक्वल टू होता है, ठीक है। तो अगर मैं लिख रहा हूं एक्स प्लस इक्वल टू 3, तो अब मुझे क्या मिलेगा, देखो। पहले एक्स की वैल्यू क्या थी, 10 थी। फिर मैंने बोल दिया एक्स इज इक्वल टू 3, तो अब एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 3। अगर मैं ये चीज नहीं लिखता, ठीक है, अगर मैं बोलता कि मैं इस चीज को नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्टली क्या लिखता, ये चीज लिखता, एक्स प्लस इक्वल टू 3। तो प्लस इक्वल टू 3 से क्या हो जाता ना, कि प्लस इक्वल टू का मतलब क्या है, कि जो आपकी पुरानी वैल्यू थी एक्स की, आप उसे लीजिए, और उसमें यहां जो आपने नंबर लिखा है आप उसको ऐड कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, 13। तो अगर आप इसकी जगह x इज इक्वल टू 3 की जगह x प्लस इक्वल टू 3 लिखते, तो आपको वैल्यू क्या मिलती, 13। वैसे ही अगर आप इसकी जगह क्या लिखते हैं, x माइनस इक्वल टू 3, तो आपको वैल्यू क्या मिलती, कि माइनस इक्वल टू का मतलब क्या है, कि जो पुरानी वैल्यू थी उसको रखिए, फिर उसमें से क्या करिए, इस नई वाली वैल्यू को माइनस कर दिए, जो बचेगा आप उसको असाइन करेंगे। समझे, ठीक है ना। तो ये चीज होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, है ना। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होते हैं, ये भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। वैसे ही डिवीजन करके इक्वल टू भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है। मॉड्यूलस करके या रिमाइंडर करके इक्वल टू भी असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो सिर्फ इक्वल टू ही नहीं, ये सारी भी क्या है, आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, ठीक है ना। तो इनके सबके नाम दिखा देता हूँ, बहुत सारे हैं, टोटल 11 हैं। लेकिन 11 में से आपको सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस कहाँ करना है, आपको इन असाइनमेंट ऑपरेटर्स पे फोकस करना है। ये 6 इंपॉर्टेंट है, और सबका मीनिंग बहुत आसान है गाइस, ठीक है ना। आप अगर चाहें तो मैं आपको एक छोटा सा कोड दिखा रहा हूँ, प्लीज मेरी इच्छा के लिए आप उस कोड को देख लीजिएगा। इसकी थोड़ी अंग्रेजी भी लिख रखी है मैंने, तो वो अंग्रेजी तुम अपने हिसाब से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। सो बड़ा ही सिंपल सा कोड है गाइस, आप उसे देख लोगे तो थोड़ा सा तुम्हें एक अंदाजा आ जाएगा कितनी सिंपल चीज़ है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हमने बोला कि यार x इज इक्वल टू क्या है, 10, और मैंने क्या लिखा नीचे, द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ x इज, ठीक है, सॉरी, इसे थोड़ा छोटा करते हैं, ओके, ठीक है। तो मैंने x की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे, 10। बाद में मैं बोल देता हूँ x स्टार इज इक्वल टू 3। अब देखो x स्टार इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या है, कि अब मेरा जो x है वो 10 नहीं रहेगा, वो 10 पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा, 30 बन जाएगा। तो तुम क्या बोलोगे भैया, इसका अगर मैं आउटपुट देखूं, तो मुझे क्या मिलेगा, द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ x कितनी थी, 10 थी, लेकिन फिर मैंने x स्टार इज इक्वल टू 3 किया, तो अब क्या बन गया, 30। इसी लॉजिक से अगर तुम बोलोगे कि भाई ओरिजिनल वैल्यू ऑफ x थी, मान लो कितनी, 12, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि x डिविजन इज इक्वल टू 3, तो 12 को 3 से डिवाइड कर देगा तो कितना होगा, 4। तो यहाँ पे न्यू वैल्यू ऑफ x कितनी मिलेगी, 4। मैं अगर प्रोग्राम को वापस रन करूंगा, तो मुझे बोलेगा भैया ओल्ड वैल्यू कितनी थी आपकी, 12, फिर न्यू वैल्यू क्या हो गई आपकी, 4। बेसिक डिवीजन की तरह होता है, बस लिखने का तरीका अलग होता है, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से लोग कहाँ करते हैं, लोग जनरली क्या करते हैं ना, इसका इस्तेमाल इस टाइप की प्रोग्रामिंग में करते हैं, ठीक है ना। जब वो हर एक चीज़ को एक साथ लिखते हैं, मतलब उनका क्या रहता है, कि उनका रहता है कि हमें वैल्यूज़ को क्या करना है, अलग अलग तरीके से बदलना है। तो एक के बाद एक हम एक्स की वैल्यू को बदलते जा रहे हैं, है ना। मतलब पहले एक्स की वैल्यू क्या थी, 12। अभी प्लस इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या है, कि अब एक्स क्या बन जाएगा, 12 + 3 मतलब 15। फिर वापस लिखा, इस बार माइनस इज इक्वल टू 6 लिखा, तो अब क्या हो जाएगा, अब 15 में से 6 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 9। अब इंटू इज इक्वल टू लिखा, मतलब अब एक्स क्या बन जाएगा, 9, 2 से मल्टीप्लाई होगा, कितना बनेगा, 18। फिर अब क्या एक्स बन जाएगा, ये होने के 18/3 कितना होगा, 6। अब देखो 6%, 6 से 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचता है, 0, है ना। तो x की वैल्यू को जब आप चाहते हैं कि हर एक स्टेप के बाद वो बदलती जाए, तो उस टाइप की चीज़ों में हम इन असाइनमेंट ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। और देखो 15 9 8 18 6 0, 15 9 18 6 0, ठीक है। तुम अगर इस प्रोग्राम को रन करोगे ना, तो तुमको फाइनल वैल्यूज यही मिलेंगी, 15 9 18 6 0। तो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एक्स क्या थी, 12 थी, फिर उसको 15 बनी, 9 बनी, 18 बनी, 6 बनी, 0 बनी, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो वैल्यूज को चेंज करते हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू को असाइन कर रहे हैं एक नया नंबर, यूजिंग दीज ऑपरेटर्स, ठीक है ना। और मीनिंग भी इनका वही है, अंग्रेजी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखो एग्जाम में सिर्फ व्हाट इज द यूज ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं बोलेगा, यूज तो मुझे पता चल गया, यूज क्या है, कि ये असाइन करने के काम आते हैं वैल्यू को, ठीक है ना।
लेकिन अगर वो बोलेगा कि भाई कैसे असाइन करते हैं, तो आपको वो लिख के बताना है कि जो लेफ्ट साइड का है वो क्या करता है, वेरिएबल की तरह बिहेव करता है, राइट साइड हमेशा असाइन वैल्यू को असाइन करता है ना। इसका मीनिंग यही है कि x इज इक्वल टू 5, जो लेफ्ट साइड वाला है वो हमेशा वेरिएबल होता है और राइट साइड वाला क्या होता है, हमेशा एक वैल्यू होता है। ठीक है, इट इज अ वैल्यू, ये लिखा हुआ है। लेकिन एक्सप्लेन डिफरेंट असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको हर एक ऑपरेटर को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी भी आपको अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी, इसकी भी अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी, इसकी भी अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी। तो आप कैसे इसे याद रखें ताकि आपको सारा कुछ याद रहे, उसका तरीका बताता हूं मैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिंपल है। देखो, आपको वही दो तीन चीजें जो आप पहले भी लिखते आए हो वही चीजें लिखनी है। क्या करते हो, x प्लस इज इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो x पहले क्या था 10, अब मैं लिख रहा हूं x प्लस इक्वल टू 3। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है कि अब जो नई वैल्यू ऑफ x बनेगी वो क्या बनेगी, पुरानी वैल्यू प्लस 3। तो ये प्लस इक्वल टू ऑपरेटर करता क्या है, ये ऑपरेटर क्या करता है कि पुरानी वैल्यू को नई वैल्यू में ऐड कर देता है और फिर असाइन करता है। ठीक है, तो पहला प्रोसेस क्या होता है, ऐड करने का, और फिर दूसरा प्रोसेस क्या होता है, असाइन करने का। वैसे ही अगर आपने किया होता मल्टीप्लाई इक्वल टू 3, तो अगेन हम क्या बोलते हैं, ये बोलता है मुझे कि x इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई 3। तो इस बार क्या बोलेगा वो, कि पहले वो चीज को मल्टीप्लाई करेगा और फिर वो उसको क्या करेगा, असाइन करेगा। वहीं पर अगर मैं लिख रहा हूं कि x डिवाइडेड इज इक्वल टू 3, तो हम क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हो रहा है x इज इक्वल टू एक्स बाई 3। मतलब पहले क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, और उसके बाद क्या हो रहा है, असाइन हो रहा है। तो हमें हर बार यही अंग्रेजी लिखनी है। इक्वल टू की अंग्रेजी तो सिंपल है कि डायरेक्टली आप वैल्यू डाल देते हो। ठीक है, प्लस इक्वल टू में क्या होगा, आप लिखोगे कि भैया पहले लेफ्ट वाला ऑपरेंड राइट वाले ऑपरेंड के साथ में, इनको ऑपरेंड बुलाते हैं तो इनकी अंग्रेजी का नाम ऑपरेंड हो गया सी लैंग्वेज में। दोनों ऑपरेंड्स को ऐड किया जाएगा और फिर वैल्यू लेफ्ट वाले को असाइन की जाएगी। इसमें क्या लिखोगे, दोनों ऑपरेंड्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा और फिर वैल्यू असाइन की जाएगी, दोनों ऑपरेंड्स को आपस में डिवाइड किया जाएगा फिर वैल्यू असाइन की जाएगी। यही अंग्रेजी है कि प्लस इक्वल टू क्या करता है, ये प्लस और इक्वल टू का कॉम्बिनेशन है। तो पहले प्लस करता है और फिर इक्वल टू असाइन करता है, पहले मल्टीप्लाई करता है फिर इक्वल टू असाइन करता है ना। द ऑपरेटर फर्स्ट ऐड द करंट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑन लेफ्ट टू द वेरिएबल वैल्यू ऑन द राइट, वेरिएबल को वैल्यू के साथ में ऐड करता है। ठीक है ना, तो ये आप अंग्रेजी क्या लिखते हुए इसकी, ऐड वैल्यू टू वेरिएबल। ठीक है ना, बस हर बार यही लिखना है, यही शब्द, बस क्या बदल जाएगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और इज इक्वल टू, डिवीजन रहा तो यहाँ डिवीजन इज इक्वल टू, मॉड्यूलस रहा तो फिर यहाँ पे परसेंटेज इक्वल टू। ठीक है ना, तो आप आगे की जब अंग्रेजी देखोगे तो आपको समझ में आएगा सबकी अंग्रेजी सेम है। है ना, जैसे मल्टीप्लाई इज इक्वल टू में क्या बोलेगा, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीप्लाई एंड इक्वल टू। पहले क्या करेगा, पहले मल्टीप्लाई करेगा और फिर असाइन करेगा। वेरिएबल लेफ्ट में होता है, वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेगा और फिर असाइन करेगा वैल्यू को। ठीक है, और सबका एग्जाम्पल लिख के जाना है। ठीक है, कि मल्टीप्लाई इक्वल टू का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई बाय बी और फिर उसको इक्वल टू में डालेगा। माइनस इक्वल टू का मतलब क्या है, पहले माइनस करेगा फिर उसको इक्वल टू में डाल देगा। ठीक है ना, ये भाषा में भी यही लिखता है कि पहले सब्ट्रैक्ट करेगा और फिर उसको इक्वल टू में डालने का मतलब क्या, असाइन करना। पहले मल्टीप्लाई करेगा और फिर बाद में क्या करेगा, असाइन कर देगा। ठीक है, तो ये सिंपल अंग्रेजी है आपके समझने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, बाकी कभी लिख लेना। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, ये बहुत आसान चीज़ है गाइस। ठीक है ना, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स इतना इजी है ना कि मतलब तुम बोलोगे कि यार ये कितना आसान चीज़ है। मैं तुम्हें सिंपल लिख के बताता हूँ ये काम कैसे करता है। ठीक है, अब देखो तुम अगर लिख रहे हो x इज इक्वल टू 6, ठीक है ना, और y इज इक्वल टू तुम लिख रहे हो प्लस प्लस। ठीक है, देखो इंक्रीमेंट ऑपरेटर का नाम होता है प्लस प्लस, डिक्रीमेंट ऑपरेटर का होता है माइनस माइनस। मतलब कहीं अगर तुमने ऐसे प्लस प्लस लिखा है मतलब तुम्हें क्या करना है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर लग रहा है। कहीं अगर माइनस माइनस लिखा है मतलब डिक्रीमेंट ऑपरेटर लग रहा है। ठीक है, तो अगर तुमने x इज इक्वल टू 6 लिखा और y इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स लिख दिया, तो क्या लग गया यहाँ पे, इंक्रीमेंट ऑपरेटर लग गया। ठीक है ना, अब इस टाइप के इंक्रीमेंट ऑपरेटर को तुम क्या बुलाते हो, दिस इज प्री इंक्रीमेंट। ठीक है ना, दिस इज प्री इंक्रीमेंट। अभी प्री इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, प्री इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि पहले इंक्रीमेंट होगा फिर असाइन होगा। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि आप 1.5x में चला लो अगर आपको बोर हो रहा है तो। ठीक है, क्योंकि मैं धीरे धीरे करने वाला हूं। पहले इंक्रीमेंट होगा और फिर वैल्यू असाइन होगी। समझ में आया, प्री इंक्रीमेंट का मतलब। तो अब जब आप इसका आउटपुट देखने जाओगे तो आपको आउटपुट में दोनों ही वैल्यूज मिलेंगी, एक्स भी मिलेगा और वाई भी मिलेगा।
ठीक है ना। तो क्या होगा, प्लस प्लस का मतलब क्या है, एक पॉइंट से इंक्रीमेंट करना, ठीक है ना। और प्लस प्लस एक्स लिखा है मतलब क्या, प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट मतलब पहले इंक्रीमेंट होगा फिर असाइन होगा। तो अगर एक्स इज इक्वल टू 6 है तो वो इंक्रीमेंट होके क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। और एक बार वो 7 बन गया तो वो क्या होगा, फिर असाइन हो जाएगा किसको, अगली वाली वैल्यू को। तो ध्यान रखिएगा कि दोनों चेंज होते हैं। बहुत लोग गलती क्या करते हैं, y इज इक्वल टू प्लस प्लस का मतलब क्या, x इज इक्वल टू 6 है तो वो बोलते थे y इज इक्वल टू 7। तो लोग गलती क्या करते हैं कि इसका आउटपुट लिखते हैं क्या, x तो 6 था, प्लस प्लस का मतलब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7। नहीं, ये गलत है। क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से आपने प्लस प्लस एक्स लिखा है, प्लस प्लस एक्स का मतलब होता है प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट मतलब पहले इंक्रीमेंट होगा फिर असाइन होगा। तो क्योंकि एक्स का इंक्रीमेंट होना है तो एक्स खुद बन जाएगा 7। फिर जब एक्स वाई को असाइन होगा तो वाई भी क्या बन जाएगा, 7। समझ में आया? हाँ जी, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। जैसा प्री इंक्रीमेंट होता है ना, वैसा ही पोस्ट इंक्रीमेंट भी होता है, ठीक है। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है कि जैसे प्लस प्लस एक्स की जगह तुम क्या लिखते हो यहाँ पे, एक्स प्लस प्लस, ठीक है ना। तो अगर बाद में प्लस प्लस लिखा है मतलब ये अब प्री इंक्रीमेंट नहीं हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारा, पोस्ट इंक्रीमेंट हो गया। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, अब उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसके पहले तक क्या हो रहा था, पहले इंक्रीमेंट होता था और फिर बाद में असाइन होता था। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा, पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा, पहले असाइन हो जाएगा और बाद में इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो आउटपुट तुम्हारा अब बदलेगा, ठीक है ना। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है कि तुम्हारा वैल्यू पहले असाइन हो जाएगा और फिर नेक्स्ट स्टेप में वो क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, ठीक है ना। चलिए, तो x की वैल्यू क्या थी, 6, y इज इक्वल टू एक्स प्लस प्लस से, प्लस एक्स प्लस प्लस बाद में मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट, तो पहले असाइन होगा। तो x की वैल्यू जो 6 थी वो y को क्या हो जाएगी, असाइन हो जाएगी। हो गया असाइन। फिर क्या होगा, x का इंक्रीमेंट होगा एक यूनिट से, तो x क्या बन जाएगा तुम्हारा, 7। समझे, कंफ्यूज नहीं होना है, y को चेंज नहीं करना है। x 6 था, पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब पहले असाइन होगा बाद में, पोस्ट मतलब बाद में इंक्रीमेंट होगा। तो इंक्रीमेंट तो बाद में होने वाला है, पहले असाइन कर दो, एक्स इज इक्वल टू 6 है, असाइन वाई को करना है तो असाइन वाई को कर दिया, और बाद में एक्स का इंक्रीमेंट हो गया तो क्या बन गया, एक्स 7 बन गया, ठीक है ना। बढ़िया चीज है, तो मैं प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट दोनों लिख के दिखाता हूँ एक साथ तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। जैसे एक्स इज इक्वल टू 6 लिखा है और मैं वाई इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे तुम्हें आउटपुट क्या मिलेगा, देखो एक्स और वाई लिखने हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है तुम्हारा, दिस इज प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट मतलब पहले इंक्रीमेंट होगा, तो x क्या बन जाएगा, 6 का 7, और फिर वो असाइन होगा तो y भी क्या बनेगा, 7। दूसरा वाला x इज इक्वल टू 6 लिखा है और y इज इक्वल टू, मैं प्लस प्लस एक्स क्या लिख रहा हूँ, x प्लस प्लस। तो ये क्या बन गया तुम्हारा, पोस्ट इंक्रीमेंट, मतलब इंक्रीमेंट बाद में होगा, असाइन पहले हो जाएगा। तो असाइन पहले होने का मतलब क्या है, ये मेरा एक्स वाई आउटपुट में पहले असाइन हो जाएगा, तो जो 6 है वो पहले ही असाइन हो जाएगा y को, और फिर बाद में जो x है उसका इंक्रीमेंट होगा, तो ये क्या बनेगा, 7। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा दोनों बदलते हैं, प्री इंक्रीमेंट में ऐसा होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट में ऐसा होता है, ठीक है ना। मीनिंग आपको समझ चुका है, अब आपको इसकी अंग्रेजी दिखा देते हैं, ठीक है ना। सिंपल सी अंग्रेजी है दोस्त इसकी, ठीक है। ओके, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे डिनोट किया जाता है, प्लस प्लस से डिनोट किया जाता है। इसमें क्या होती है, वैल्यू एक यूनिट से बढ़ जाती है, खत्म बात, ठीक है ना। किन के लिए यूज होता है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, इन सब की चीजों के लिए बेसिकली ये इस्तेमाल में आता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट, है ना। तो जब आप प्री इंक्रीमेंट करते हो तो प्लस प्लस पहले लगाते हो। पहले लगाने का मतलब क्या है, आप किसी चीज में प्रीफिक्स ऐड कर रहे हो। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है कि आप पहले प्लस लगा रहे हो। पोस्ट फिक्स का मतलब क्या होता है कि आप बाद में प्लस लगा रहे हो, है ना, मतलब आप बाद में ऐड करोगे, असाइन पहले ही कर दोगे, ठीक है। तो थोड़ी बहुत अंग्रेजी यहाँ पे है, पीडीएफ ले लेना तुम लोग एप्लीकेशन से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, इसको देख लेना अच्छे से। जैसा ही इंक्रीमेंट होता है वैसे ही डिक्रीमेंट होता है, थोड़ी और अंग्रेजी है इंक्रीमेंट की, देख सकते हो तुम। आ जाते हैं डिक्रीमेंट पे। तो डिक्रीमेंट में भी तुम्हें यार समझ आ जाएगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ एक्स की वैल्यू क्या है, 6, वही एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। और मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस 6, सॉरी, नया लेते हैं, है ना। x की वैल्यू 6 है, मैं लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू माइनस माइनस एक्स। पहले माइनस माइनस लगा है मतलब क्या है, प्री डिक्रीमेंट, मतलब पहले डिक्रीमेंट होगा बाद में असाइन होगा। आउटपुट में क्या मिलेगा, x और y मिलेंगे। तो देखो, प्री डिक्रीमेंट पहले डिक्रीमेंट हो जाएगा तो x जो है वो डिक्रीमेंट हो जाएगा, 6 से डिक्रीमेंट हो गया तो क्या बनेगा, 5। अब वो असाइन भी होगा, तो जो वो बन चुका है वही असाइन होगा, ये हो गया, ठीक है। यहीं पे अगर तुमको पोस्ट वाला करना रहता तो तुम क्या बोलते कि भैया पहले असाइन हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 है,
और वाई इज इक्वल टू क्या है, एक्स माइनस माइनस, ठीक है ना। तो आउटपुट में क्या मिलेगा भाई तुमको, तुम बोलोगे यार एक्स और वाई आउटपुट में मिलना है, पोस्ट डिक्रीमेंट है, पोस्ट डिक्रीमेंट मतलब असाइन पहले हो जाएगा, जो एक्स की वैल्यू 6 है वो वाई को पहले ही असाइन हो जाएगी, और बाद में डिक्रीमेंट होगा, तो 6 जो है अब डिक्रीमेंट होकर क्या बनेगा 5। असाइन हमेशा वाई को होता है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमेशा एक्स में होता है। असाइन हमेशा वाई को होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो होता है वो एक्स में ही होता है। डिक्रीमेंट हुआ फिर असाइन हुआ वाई को, पहले ही असाइन हो गया वाई को और फिर डिक्रीमेंट हुआ, समझे। चलो, इसके प्रोग्राम भी लिखे थे, बट बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं प्रोग्राम वगैरह दिखा नहीं रहा हूँ, एक्सप्रेशंस वगैरह हैं, तुम इन भाषाओं को लिख सकते हो। हाँ, अगर तुम्हें लगे कि ये एग्जाम्पल और रिजल्ट तुम्हें याद रखने में दिक्कत हो रही है तो तुम एक बहुत अच्छा काम कर सकते हो, तुम इस एग्जाम्पल को ना लिख के जो मैंने अभी दिखाया ना, तुम वो एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है। तो तुम उसको कैसे लिखना, देखो ये एग्जाम्पल बताता हूँ, वैसे लिखना। एग्जाम्पल लिखना तुम x इज इक्वल टू 6, और फिर लिखना y इज इक्वल टू किसका लिख रहे हो, प्री डिक्रीमेंट का, तुम लिखना माइनस माइनस एक्स, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे लिखना आउटपुट, आउटपुट में भी क्या मिलेगा तुम्हें, एक्स और वाई मिलेगा, बिकॉज प्री डिक्रीमेंट है तो पहले एक्स में डिक्रीमेंट होगा, तो एक्स क्या बन जाएगा 5, और फिर असाइन होगी तो वाई इज इक्वल टू 5, तो ये एग्जाम्पल बन जाता है तुम्हारा प्री डिक्रीमेंट का। और जैसे मैंने पोस्ट डिक्रीमेंट दिखाया था, तो वही एग्जाम्पल पोस्ट डिक्रीमेंट में भी तुम लिख सकते हो, जैसा मैंने अभी थोड़ा देर पहले करके दिखाया था पोस्ट डिक्रीमेंट का, ठीक है ना। तो तुम्हें अगर ये एग्जाम्पल टफ लग रहे हैं लिखने के लिए, तो तुम ये वाले एग्जाम्पल भी एग्जाम में लिख के आ सकते हो, सेम चीज तुम ये वाले एग्जाम्पल उसमें भी लिख सकते हो, इंक्रीमेंट वाले में भी, ठीक है ना। तो ये एक चीज होती है, वन शॉट वीडियो पूरा देखने का यही फायदा होता है दोस्त। बहुत सारे लोग जो देख नहीं रहे हैं और शुरू से पीडीएफ में घुस गए हैं, तो वो लोग तो इस चीज को भी समझने की कोशिश करेंगे या रट्टा मारेंगे, और फिर उसके बाद वो लोग वन शॉट देखने के लिए वापस आएंगे, फिर वो ये चीज देखेंगे। तो अगर तुम डायरेक्टली ये देख रहे हो और फिर तुम बाद में पीडीएफ देखने जा रहे हो, तो तुम अच्छे हो, बढ़िया हो, तुम्हारा टाइम बच गया, है ना। समझ गए, तुम इन एग्जाम्पल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, चलिए। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जिसने अभी तक पीडीएफ नहीं लिया है, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, उठा लो वहां से। आखिरी के 2-3 क्वेश्चंस बचे हैं गाइस। सो कंडीशनल ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बिकॉज दो अलग अलग भाषा का इस्तेमाल करके वो एग्जाम में 2 बार पूछ चुका है तुमसे, ठीक है। पहली भाषा में उसने क्या बोला, कि सीधा बोल दिया कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है बताइए, और एक एग्जाम्पल की मदद से एक्सप्लेन करिए। दूसरी भाषा में क्या बोला कि कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है बताइए, और यहां पर एक ऑपरेटर का नाम दिया है उसने, और बोल रहा है कि इस ऑपरेटर को बताइए कि इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना है कि ये वाला और ये वाला सवाल एकदम एग्जैक्टली सेम है, ठीक है ना। और ये टर्नरी का मीनिंग मैं तुम्हें समझा देता हूं, देखो। बाइनरी तुमको पता था, बाइनरी ऑपरेटर क्या होता था। बाइनरी ऑपरेटर में तुम 2 लोगों का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। अब या तो तुम दोनों को ऐड कर रहे हो, तो भी तुम बोलोगे भैया 2 लोगों का इस्तेमाल है बाइनरी, या फिर तुम कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है, तो भी तुम बोलोगे भाई 2 लोगों को कंपेयर कर रहे हो, ये सब बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। तो इसमें कितनों का इस्तेमाल हो रहा है, 2 का ही इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जब 3 का इस्तेमाल होगा तो हम उसको क्या बुलाते हैं, टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। तो टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क भी आता है और सेमी कॉलन भी आता है। तो यहाँ पे 3 चीजें आती हैं, कहाँ कहाँ आती हैं, एक चीज यहां पर आती है, ठीक है, दूसरी चीज यहां पर आती है, और तीसरी चीज यहां पर आती है, ठीक है ना। तो ये टर्नरी ऑपरेटर, क्योंकि यहाँ पे कितनी चीज आती है, मतलब 3 चीज आती है। यहां पर आता है आपका जो भी काम आपको करना है, ठीक है ना। यहां पर आता है पहला वाला स्टेटमेंट जो ट्रू आएगा, और यहां पे आता है दूसरा वाला स्टेटमेंट जो फॉल्स बोलेगा। एग्जाम्पल देके बताता हूं मैं तुमको, ठीक है। अगर तुम्हें बोलना है कि भाई मुझे वोटिंग देनी है, ठीक है ना, तो मैं वोट दूंगा, मैं बोल रहा हूं मैं हाँ वोट मैं दूंगा, तो मैं हाँ के लिए एग्री कर रहा हूं, तो मैं उसको बोलूंगा कि भाई मैं वो ट्रू बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं वोट नहीं दूंगा, ठीक है ना, तो मैं ना के लिए एग्री कर रहा हूं, तो मैं उसको फॉल्स बोलूंगा, ठीक है ना। तो अगर वोट देने पे मैं ट्रू बोल रहा हूं, तो वोट नहीं देने पे बोलूंगा फॉल्स, ठीक है। अब मैं वोट कब दे सकता हूं, अगर मेरी एज जो है वो 18 या उससे ज्यादा है, तो मैं वोट दे सकता हूं। तो यहां पे देखो तीनों चीजें आ गई, पहले आपका सवाल, फिर दूसरे 2 क्या हैं आपके कंक्लूजन्स। सवाल यह है कि क्या आप 18 की उम्र से ज्यादा हैं या उसके बराबर है तो आप कंक्लूजन में ये ले सकते हैं कि आप वोट देंगे, और अगर आप नहीं हैं तो आप कंक्लूजन में क्या बोल सकते हैं कि हम वोट नहीं देंगे। तो हम कितनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम टोटल 3 चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हम इसको टर्नरी ऑपरेटर बुलाते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं होना, पहली चीज। अब इस चीज को मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा सफाई से देख लें, और एक छोटा सा प्रोग्राम देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे मैंने कहा कि टोटल 3 चीजें होती हैं आपके पास, ये पहली चीज, और ये बाकी 2 क्या होते हैं, कंडीशंस होते हैं।
है ना। तो अगर यू कैन वोट मिलेगा मतलब ट्रू मिलेगा। तो अगर आपकी उम्र 18 से ज्यादा है, मतलब आप 19 है, तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? यू कैन वोट मिलेगा। और अगर आपकी उम्र 18 से कम है, जैसे मान लीजिए आपकी उम्र 15 है, तो आपको यू कैन नॉट वोट मिलेगा। ठीक है, तो आप ट्रू वाली चीज जो है उसे यहां पर सेट कर सकते हैं और फॉल्स वाली चीज को यहां सेट कर सकते हैं। समझ में आया? एक प्रोग्राम और दिखा देंगे आपको तो बहुत अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ ही थोड़ी सी भाषा है, ठीक है ना। और ये भाषा में भी हमने वही चीज लिखी है, क्या लिखी है कि अगर कंडीशन इज ट्रू तो वो फर्स्ट एक्सप्रेशन में होना चाहिए। ये होता है तुम्हारा फर्स्ट एक्सप्रेशन, और ये होता है तुम्हारा सेकंड एक्सप्रेशन, और ये होती है तुम्हारी कंडीशन। तो टर्नरी ऑपरेटर तीन चीजें, पहली चीज होती है कंडीशन, फिर फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकंड एक्सप्रेशन। कंडीशन अगर ट्रू है तो रन क्या होगा? फर्स्ट एक्सप्रेशन। कंडीशन अगर फॉल्स है, ठीक है ना, तो रन क्या होगा तुम्हारा? सेकंड एक्सप्रेशन। यही अंग्रेजी लिखनी होती है यहाँ पे, ठीक है ना। सो ये बेसिकली इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट की तरह होता है, ठीक है ना। इट इज अ टर्नरी ऑपरेटर, और ये इफ एल्स स्टेटमेंट की तरह होता है। इफ एज इज मोर देन 18, गिव वोट। इफ एज इज लेस, एल्स नॉट गिव द वोट। इस टाइप से थोड़ी बेसिक अंग्रेजी है, ठीक है। हाँ, प्रोग्राम लिखा था तो सोच रहा हूँ कि थोड़ा तुम्हें दिखा भी देते हैं। ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है ये चीज़, ठीक है। सो ये फिल्स वाला आई गेस नहीं है यहाँ पे। हाँ, यही है इसका प्रोग्राम, ठीक है। सो देखो यहाँ पे एक बढ़िया सा लिखा हुआ है कि एज मैंने क्या चूज करी है? 19 साल। और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो प्रोग्राम जो मैं बता रहा था तुम्हें, कि ये तुम्हारी कंडीशन है, ये तुम्हारा पहला एक्सप्रेशन है, ये तुम्हारा दूसरा एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो मैंने अगर उम्र डाली है कितनी? 19 साल। तो तुम्हें क्या लगता है जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? मुझे पहला एक्सप्रेशन मिलेगा। रन किया मैंने, देखो क्या मिला मुझे, कि एज 19 है, रिजल्ट यू कैन वोट। ठीक है, यही मैं इस एज को चेंज करके 17 कर दूं और मैं अपने प्रोग्राम को वापस से रन करूं, तो अब देखो क्या मिलेगा। एज आपकी क्या है? 17 है, रिजल्ट इज यू कैन नॉट वोट। ठीक है ना। तो ये इस तरीके का काम आता है तुम्हारा कौन सा वाला? कंडीशनल ऑपरेटर। इसको टर्नरी ऑपरेटर भी बुलाते हैं, थोड़ी अंग्रेजी दिखा दिया है। बाकी एप्लीकेशन से पीडीएफ उठा लेना, वहां से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा स्पेशल ऑपरेटर। देखो स्पेशल ऑपरेटर में बहुत सिंपल चीजें हैं, बिकॉज दो ही स्पेशल ऑपरेटर है जो तुमको पढ़ने हैं। उसमें से एक स्पेशल ऑपरेटर को तो तुम पहले से जानते हो। तुमने यूनिट नंबर 1 में वन शॉट वीडियोस देखे थे। उस वन शॉट वीडियो में हमने एक चीज सिखाया था कि मैं इंटीजर x इज इक्वल टू 10 ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। फिर मैं वापस से लिख रहा हूँ इंटीजर y इज इक्वल टू 20। फिर मैं वापस से लिख रहा हूँ इंटीजर z इज इक्वल टू 30, ठीक है ना। फिर मैं वापस से लिख रहा हूँ इंटीजर सम एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। तो मैं इन सबको एक के नीचे एक लिखने की जगह मैं ऐसे भी लिख सकता था। कैसे लिख सकता था? कि इंटेजर, ठीक है, x इज इक्वल टू 10, फिर मैं कॉमा लगाता। फिर मैं लिखता y इज इक्वल टू 20, फिर मैं कॉमा लगाता। फिर मैं लिखता z इज इक्वल टू 30, फिर मैं कॉमा लगाता। फिर मैं लिखता सम इज इक्वल टू x प्लस वाई, और फिर मैं लास्ट में ये लगाता, ठीक है। तो हर बार इंटीजर इंटीजर स्पेसिफाई करने की जगह मैं एक ही बार इंटीजर लिख के सारी चीजों को बैक टू बैक लिख पा रहा हूं। किसकी वजह से? इस कॉमा की वजह से, ठीक है। इसी कॉमा को हम क्या बुलाते हैं? स्पेशल ऑपरेटर बुलाते हैं, ठीक है। तो एक स्पेशल ऑपरेटर कौन सा हो गया तुम्हारा? कॉमा। तो इस कॉमा के बारे में तुम्हें स्पेशल ऑपरेटर को लिख देना है, ठीक है। और दूसरा स्पेशल ऑपरेटर होता है जिसको हम बुलाते हैं साइज ऑफ। ये साइज ऑफ क्या करता है ना, किसी भी इंटीजर का या किसी भी कैरेक्टर का साइज बताता है। तो साइज मतलब किसकी बात हो रही है? मेमोरी की बात हो रही है, कि कितनी मेमोरी स्टोर होने वाली है। अब अगर मैं साइज ऑफ लिख रहा हूं और यहां पर लिख लेता हूं 24, तो ये 24 इस चीज को स्टोर करने के लिए कितनी मेमोरी बिट्स में होगा ना, 3 बिट, 4 बिट, 5 बिट, कितना मेमोरी यूज हुआ है ये ऑपरेटर बताएगा, ठीक है ना। वैसे ही मैं अगर लिखता हूं साइज ऑफ ए, मतलब एक ए नाम का कैरेक्टर स्टोर करने के लिए कितना साइज यूज हुआ है ये ऑपरेटर बताता है। तो दो ही ऑपरेटर्स ध्यान रखना, एक कॉमा, दूसरा साइज ऑफ, ठीक है ना। क्या करने के काम आते हैं स्पेशल ऑपरेटर? स्पेशल ऑपरेटर जनरली मेमोरी के काम आते हैं, ठीक है ना। कि आपको ज्यादा मेमोरी खर्च नहीं करनी है, या कितनी मेमोरी करनी है। जैसे कॉमा की वजह से क्या होता है कि हम ये लिखेंगे तो ज्यादा मेमोरी खर्च होगी ना। तो हम बार बार इंटीजर ना लिखे, एक ही बार इंटीजर लगाया, मैं बार बार कॉमा लगा रहा हूँ, तो मैं बार बार इंटीजर लिखना अवॉइड कर रहा हूँ। मैं बार बार इंटीजर लिखना अवॉइड कर रहा हूँ, मतलब मैं मेमोरी को बचा रहा हूँ। तो ये मेमोरी सेविंग के काम आते हैं स्पेशल ऑपरेटर्स, ठीक है। और यही उसकी अंग्रेजी भी है, कि एक है साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करेगा? वो स्टोर करेगा डेटा को,
ठीक है, वो बताएगा कि कितना इंटीजर कितना बाइट्स को ले रहा है। ठीक है ना। साइज ऑफ ए लिखा है तो ये जो ए है वो कितना बाइट्स को ले रहा है स्टोर होने के लिए। कॉमा ऑपरेटर क्या करेगा, मल्टीपल एक्सप्रेशंस को लेफ्ट टू राइट लिखने में हेल्प करेगा ताकि मेमोरी कम यूटिलाइज हो। ठीक है ना, जैसे x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई, ये तीनों एक ही लाइन में आ गया, बार बार मुझे उसको इंटीजर इंटीजर स्पेसिफाई नहीं करना पड़ा। ठीक है ना। ओके। और थोड़ी बहुत अंग्रेजी ये हो गई तुम्हारी। बाकी स्टार्टिंग में तुमसे एग्जाम्पल पूछा है तो ये तुम्हारे एग्जाम्पल्स हैं। साइज ऑफ ऑपरेटर एंड कॉमा ऑपरेटर क्या है, एग्जाम्पल है। व्हाट इज स्पेशल ऑपरेटर की डेफिनेशन अलग है। व्हाट इज स्पेशल ऑपरेटर में तुम्हें ये करना है कि ये क्या करता है, मेमोरी में हेल्प करता है। कि ऑपरेटर्स आर इन सी आर अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑपरेटर्स यूज फॉर स्पेशल पर्पसेस लाइक वर्किंग विद द मेमोरी। मेमोरी शब्द याद रखना कि ये वर्किंग विद द मेमोरी में हेल्प करता है। ठीक है। ओके। और अलग अलग साइजेस में जानने में हेल्प करेगा। और फिर सीधे एग्जाम्पल लिख देना, 2-3 नंबर का सवाल आता है तुम्हें आसानी से मिल जाएगा। ठीक है ना। ये सब के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है तुम्हारी, ये वाली जो कि सबसे आखिरी सवाल है। ठीक है ना। ऑपरेटर प्रेसिडेंस एग्जाम में पहले भी 2 बार पूछ चुका है वो। ठीक है। और देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो अभी आगे भी पूछेगा तुमसे। अभी ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता क्या है समझो। ठीक है। तुमने बचपन में बोर्ड मास पढ़ा था ना, वही है ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तुमने कभी ना कभी इंस्टाग्राम वगैरह में ऐसे सवाल देखे होंगे कि 6 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, इसका आंसर क्या होगा। अभी कुछ लोग क्या बोलेंगे इसका आंसर, 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 3, 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9। और कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं, पहले क्या करो तुम 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन गया तुम्हारा 6, और 6 को 6 से डिवाइड कर दो क्या बन गया 9। बताओ कौन सा सवाल, कौन सा वाला जवाब सही है, ये वाला जवाब सही है या फिर ये वाला जवाब सही है। ठीक है। ओके। सो होता क्या है कि तुम्हारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस बताने में तुम्हें हेल्प करेगा कि कौन सा आंसर सही है, 9 सही है कि 1 सही है। ठीक है ना। तो देखिए, ऑपरेटर प्रेसिडेंस में हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें पहले क्या करना है। जैसे यहां पर हम पहले क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं, और बाद में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करते रहे हैं और बाद में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो कौन पहले होगा, प्रेसिडेंस कौन पहले आएगा, ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस बताता है ना। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से ये चीजें काम होती है ना। अब इसको थोड़ा सा मैं तुम्हें समझाता हूँ, यहाँ लिखा क्या है बेसिकली। ये है तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन, ये है तुम्हारा डिवीजन, और ये है तुम्हारा रिमाइंडर। ये तीनों हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी, मतलब हाईएस्ट उसमें होते हैं प्रेसिडेंस में, कि सबसे पहले इन तीनों को करना होता है। और इन तीनों में भी कौन सा पहले होगा, इन तीनों में हमेशा लेफ्ट टू राइट जाते हैं हम। समझे। तो हमें क्या समझ में आया कि भाई सबसे हाई प्रायोरिटी पे कौन होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और परसेंटेज वाला, मॉड्यूलस बोलते हैं इसको। ठीक है। और इन तीनों में भी कौन पहले होता है, इन तीनों में कोई पहले नहीं होता, इन तीनों में जो लेफ्ट में है वो पहले होगा। तो अब तुम मेरे को बताओ, अगर जो लेफ्ट में है वो पहले होगा, तो मैं तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से डील कर रहा हूँ। तो पहले कौन है, डिवीजन है, तो पहले कौन होगा, डिवीजन होगा, बाद में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये आंसर क्या है, करेक्ट है। इन्होंने पहले मल्टीप्लाई कर दिया बाद में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आंसर क्या है, रॉन्ग है। समझ में आया, है ना। सो ये प्रायोरिटी डिसाइड करने में हेल्प करता है। ठीक है। ओके, है ना। तो अगर सेम प्रायोरिटी वाले मिल गए तो जो लेफ्ट में है वो पहले सॉल्व होगा। ठीक है ना। और अलग अलग प्रायोरिटी वाले मिल गए, मतलब जैसे उसने बोला है कि 6 डिवाइडेड बाय 3 - 1, है ना। तो अब देखो फिर से इसके क्या निकल सकते हैं, 2 जवाब निकल सकते हैं। तुम पहले 6 को 3 से डिवाइड कर दोगे तो क्या बचेगा, 2, 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1। दूसरा, तुम बोलोगे भाई ये 6 डिवाइडेड बाय 3 - 1 है, तो पहले 3 - 1 कर दोगे तो 2, 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना बचेगा, 3। कौन सा सही है सर, कौन कौन है, मेरे पास डिवीजन है और मेरे पास में सब्ट्रैक्शन है। डिवीजन सब्ट्रैक्शन में देखो, डिवीजन तुम्हारा हाई प्रायोरिटी में आता है ना, और सब्ट्रैक्शन तुम्हारा लो प्रायोरिटी में आता है। मतलब पहले डिवीजन होगा बाद में सब्ट्रैक्शन होगा। तो पहले डिवीजन होगा मतलब पहले 6 3 से डिवाइड होगा, तो 6/3 क्या हो जाएगा, 2। 2 में से 1 माइनस होगा। ठीक है, तो आंसर क्या बचेगा, 1। मतलब इसका ये जवाब करेक्ट है। इधर गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि भैया उसने पहले सब्ट्रैक्शन करके क्या बना दिया, इसको बना दिया 2, फिर 6/2 कर रहा है। पहले सब्ट्रैक्शन कर सकते थे क्या, आप नहीं कर सकते थे। ठीक है, आपको पहले क्या करना है, डिवीजन पहले करना था। ठीक है ना। ओके। तो प्लस माइनस लो प्रायोरिटी में होते हैं, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन हाई प्रायोरिटी में। और इन तीनों में भी अगर कंपेयर करना है आपको, तो इन तीनों में जो लेफ्ट में होगा वो पहले परफॉर्म होगा, जो राइट में होगा वो बाद में परफॉर्म होगा।
है ना, समझ गए? बहुत बढ़िया गाइस, ठीक है। यही चीज़ को अंग्रेजी में भी थोड़ा बहुत लिखना है तो उसकी अंग्रेजी दिखा देते हैं, ठीक है। कि भाई ये क्या करता है, ये ऑर्डर डिटरमाइन करता है कि किस ऑर्डर में आपका मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, कौन सी वैल्यू पहली होगी, कौन सी वैल्यू बाद में होगी, और इस तरीके से एग्जाम्पल बोल के लिख देना, ठीक है ना। और साथ में तुम ये बताना कि भैया ब्रैकेट का भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस होता है, ब्रैकेट सबसे ऊपर होता है ना। जैसे मान लो मैं अगर बोल रहा हूँ कि 6 ÷ 2 -1, ठीक है ना। तो लॉजिकली तुम्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि डिवीजन का प्रेसिडेंस ज्यादा है, माइनस का कम है, तो पहले डिवीजन करना चाहिए फिर माइनस करना चाहिए। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन अगर ये ऐसे करता और यहाँ ब्रैकेट बना देता तो सबसे पहली प्रायोरिटी ब्रैकेट की होती, तो हम क्या करते, पहले माइनस करते, तो क्या बन जाता 1, और 6 ÷ 1 क्या बनता 6 ओनली। तो ये करेक्ट हो जाता। ब्रैकेट है तो फिर पहले ब्रैकेट को मिलेगा, ब्रैकेट नहीं है तो फिर प्रियोरिटी के हिसाब से चलेगा। बेसिक मैथमेटिक्स से तुमने पहले भी सीखा था, ठीक है। सो ये चीज हमने देख लिया, इस बिटवाइज ऑपरेटर हम पहले से पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। सो मैं अब नेक्स्ट चीज तुम्हें बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि देखो सारा कुछ मैंने पढ़ा दिया है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या भाई, हाँ, मैं ये चाहता हूं कि तुम ये समझो कि मैंने जितने भी आई एम पी पी वाई क्यूज और सॉल्यूशंस है वो सब का एक लिस्ट बना दिया है, और उनके सबके सॉल्यूशंस भी बना दिए हैं, कौन सा कितने बार पूछा गया है, और हर का आंसर किस तरीके से भाषा में तुम्हें एक एक करके लिखना है। सारे पी वाई क्यूज के सॉल्यूशंस इस तरीके से बना दिए हैं, और ये एक पीडीएफ में है। कहाँ मिलेगी पीडीएफ भाई, तुम्हें इस तरीके से क्लिक करना है जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा, जो भी बंद कर रहे हैं, ठीक है ना। को देखना है देख लो, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन कर लेंगे, वहाँ एफपीएल का ऐसा कोर्स मिलेगा, 30 रुपए का है, कभी 40 का होता है। वहाँ पे क्लिक करना, उसके अंदर तुम्हें मिल जाएगा गाइस सब कुछ, ठीक है ना। नोट्स मिल जाएंगे, आई एम पी पी वाई के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, जो कुछ तुमने देखा है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मिल जाएंगे। सिर्फ इसका ही अवेलेबल नहीं है अपने पास, और भी सब्जेक्ट है, मैं सारे सब्जेक्ट का बना रहा हूँ गाइस, ठीक है ना। तो तुम अगर थोड़ा सा देखोगे, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं भाई, जिसको M2 पढ़ना है, BEE पढ़ना है, मैकेनिक्स पढ़ना है, वो भी खरीद सकता है, ऑफर ऑफर भी चलते रहते हैं, ठीक है। और जैसे फिजिक्स हो गया, फिजिक्स का भी मैंने बना दिया है, ठीक है। तो फिजिक्स के वन शॉट वीडियोस तो यूट्यूब पे तुम देख ही रहे हो, साथ ही साथ में 35 रुपीज़ का फिजिक्स का मिल जाएगा, कभी 40 का होता है, कभी 35 का होता है। क्लिक करो, फिजिक्स का भी तुम्हें पूरा कॉन्टेंट, यूनिट नंबर 1 लेजर्स ऑप्टिक फाइबर्स, उसमें क्या PYQs पूछे गए हैं, किस तरीके से तुम्हें एग्जाम में लिखना है, क्या डायग्राम बनाना है, ठीक है, कौन सा डायग्राम इजी होता है, किस तरीके से चीज़ें काम करती है, पूरा बना के डाल दिया है ना। तो देखो यार, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, उठा लो और कर लो पढ़ाई शुरू अपनी, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस, ठीक है ना। चलिए बंद करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को, अगले वीडियो में अगली यूनिट आएगी। तो प्लीज़ वन शॉट बनाने में थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो उसके लिए थोड़ा माफ़ करिएगा गाइस, ठीक है। बट मैं पूरी स्पीड से बना रहा हूँ, पेपर में अभी भी तुम्हारे टाइम है, तो आई वुड सजेस्ट कि रात रात को एफपीएल पढ़ लिया करो, 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ के वन शॉट देख के पीडीएफ देख लिया करो, ज़्यादा फोकस तुम्हारे M1 जैसे सब्जेक्ट पे करो, ठीक है। ओके, जल्दी बना दूंगा, बाकी के सब्जेक्ट्स के भी, बाकी के सॉरी यूनिट्स के वन शॉट्स भी आएंगे इसमें, ठीक है ना। सो दैट्स इट गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।